ओके, गुड इवनिंग। तो ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। ओके, चलिए। तो अभी ये बैच 3 की क्लास है। तो बैच 3 की कुछ क्लासेस पहले हुई हैं ना, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उस 4 क्लासेस में हमने जैम 2023 का प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो आप सबको एक्सेस है ऑलरेडी, है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैच 3 का। तो बैच 3 में लेक्चर जीरो पहले वाला ही है। तो लेक्चर 0 में 2023 का ही डिस्कशन हुआ था पुराने बच्चों के साथ। और उसमें फिर हमारा जैम है ना, तो लेक्चर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 लेक्चर बैच 3 में ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल है, तो सबने देखा ही होगा। तो जैम 2023 का पेपर सबने कर लिया होगा एटलीस्ट, है ना। 2, 3, 4 बार 5 बार जितनी बार कर सकते हो करो। मतलब ये बस कॉन्सेप्ट मिस ना हो तुम्हारा, इसीलिए। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक याद रहेगा तुम्हें कि इस तरह के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाने। उससे फायदा ये होगा कि उस टाइप का जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें क्विकली उतना टाइम नहीं लगेगा सोचने में, तुम क्विकली अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करना है, क्योंकि तुम पीवाईक्यूज में भी देखोगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे कई बारे क्वेश्चंस आए हैं ना, डिफरेंट ईयर्स में सेम क्वेश्चन ही डिफरेंट तरीके से, लेकिन एक ही अप्रोच पे है। तो ऐसा है। ओके, तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं या जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले 2023 का कंप्लीट करो पेपर। और मैं ये बोलूंगा एक पर्टिकुलर नोटबुक ले लो, उसमें तुम खुद सॉल्यूशन बनाओ। अपना पेपर देखो, सॉल्यूशन मत देखो, तुम पहले एक बार सीख लो पूरा। तुम्हें लगता है तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए तो पेपर रखो सिर्फ और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें। तो 1 to 60 जो जैम का है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए बिना किसी हेल्प के। एटलीस्ट आपको ये पता होना है क्या कैसे हो रहा है। सेम थिंग 2022, तो मतलब अपना खुद एक सॉल्यूशन बना लो, लाइक यू मेक योर ओन सॉल्यूशन जैम 2023, 22, 21 एंड सो ऑन अप टू 2005 तक। ठीक है, तो ये बैच 3 की क्लासेस है। बैच 1 में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है ना, जो अभी कंप्लीट हुआ था 1 अक्टूबर को। बैच 2 हमने अभी सिलेबस कंप्लीट किया। तो बैच 1 बैच 2 में सेम चीज पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब ये बैच 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, बैच 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। तो अब बैच 3 जो कि अभी हम लोग चलाएंगे। आज क्या है, आज थर्सडे है ना, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन हम लोग बैच 3 चलाएंगे, जिसमें पीवाई की डिस्कशन चलेगा अभी। ठीक, अब कल जैसे फ्राइडे है, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 to 9 जो पीएम है, 3 घंटे, ये हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो ऑलरेडी पोर्टल पे हमारा 40 मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज अपलोड हो गए हैं। 40 के बाद जो अपलोड हो रहा है वो फुल लेंथ अपलोड हो रहा है। फुल लेंथ में ये है कि वो 60 क्वेश्चन पूरा सिलेबस कवर कर रहा होगा, जैसे पीवाईक्यू, जैसे अभी ईयर वाइज है ना, बिल्कुल सेम तरीके का पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे अभी कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ पेपर इजी होगा, कुछ टफ होगा, कुछ मीडियम होगा, तो आप सारे टेस्ट दोगे समझ आ जाएगा। तो 40 यूनिट वाइज टेस्ट अपलोड हुए हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के भी है, मैथमेटिक्स पोर्शन के भी है, कैलकुलस के भी है, सीक्वेंस सीरीज के भी है ना, इस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अब आप उसको कंप्लीट करो। तो जो कल हमारा जो टाइम होगा, कल 6 to 9 है ना, जैसे पहले मैं सोचा था हाफ एन आवर दिस, हाफ एन आवर दिस, तो एक दिन में फिर वो शिफ्ट करने में बीच में टाइम लगता है, फिर लिंक शेयर करो, दोबारा वो करो, तो बीच में 10-15 मिनट चला जाएगा। तो इससे बेटर है कि एक दिन वो एक दिन वो, तो 3 दिन बैच 3 चलेगा, 3 दिन बैच 2 और चलेगा। संडे को सेम टाइम मॉर्निंग रखना, थोड़ा फिर वो मुझे चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में ना वो चाहिए, सिमेट्री चाहिए, लाइक कि हाँ मैं सातों दिन सेम टाइम पे, मतलब रूटीन ऐसा हो कि सातों दिन सेम रहे, तो इसलिए इवनिंग ही रखा है। तो संडे को 6 to 9 डाउट क्लास होगा। डाउट क्लास में क्या होगा, सारे बच्चों के लिए होगा, किसी भी बैच में हो तो वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी बुक का हो, पेपर का हो, मॉक टेस्ट का हो, या कोई भी हो, उसमें वो नहीं है। अभी जैसे आज हम पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे, तो डाउट पर्टिकुलरली बाहर का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ पीवाईक्यू 2022 वाला डिस्कस करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आज भी हमने गूगल फॉर्म में ये टेस्ट शेयर किया था, जस्ट ताकि एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, ये है। तो बहुत लोगों ने कई बार कर रखे होंगे, और कई लोगों ने ऐसे भी कुछ महान लोग होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा और वो सीधा पहली बार देखेंगे। तो वो महान लोग कम ही सीख पाएंगे क्लास में, क्योंकि वो लोग ज्यादा सीखेंगे जो पहले ट्राई करो। जब भी चाहे मॉक टेस्ट डिस्कशन हो रहा हो या पीवाई की डिस्कशन हो रहा हो, आप जो आज डिस्कशन होने वाला है वो आप पहले से ट्राई करके आओ, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, मतलब क्या सीखना है, वो आपको क्लियर रहेगा। वरना आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है।
अगर आप सीधा क्लास में ऐसे ही सो के उठे और आ गए बिना ट्राई किए, जैसे मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था और अभी ऑर्डर में चल रहा है तो आपको पता ही है 23 का हमने किया था 22 का, तो आप ट्राई करके आओ। अगर कल जैसे मॉक टेस्ट 1, 2, 3 का डिस्कशन है तो जो पोर्टल हमारा है ना, ये जो वेबसाइट है mathstats.conductexam.in, उस पर जाके जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना उसका, उस पर जाके और लैपटॉप से टेस्ट दो। अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप या कंप्यूटर से टेस्ट दो, उससे आपको बिल्कुल वैसे ही फील आएगा जैसे एग्जाम में आप एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा नहीं एग्जाम दे रहे हो, आपको लगेगा वही एग्जाम दे रहे हो। ऐप से भी दे सकते हो लेकिन ऐप में उतना बेटर आपका वो नहीं होगा, एग्जाम में तो कंप्यूटर पे देना है, तो अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूटर या लैपटॉप से ही टेस्ट दो आप, ठीक है। और टाइम भी आप फिक्स कर लो, मैंने कई पहले भी कहा है कि आप रूटीन बना लो। एक रूटीन क्या है कि जैसे आप अगर दिन में 5 घंटे पढ़ते हो तो आप फिक्स कर लो कि इस टाइम पे आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, इस टाइम पे मॉक टेस्ट दोगे, इस टाइम पे असाइनमेंट करोगे, इस टाइम पे अब अपना एक लाइव क्लास करोगे। लाइव क्लास 10 फरवरी तक चलेगी, 11 फरवरी को एग्जाम है तो 10th फेब तक ये क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो आप उस हिसाब से फिक्स कर लो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है। तो जैसे जो लोग बहुत सारे लोगों का बैकलॉग चल रहा है, बहुत लोग सर रिकॉर्डिंग छूट गया, आप बीच में क्लास छोड़ दिए, तो पीछे वाला कंप्लीट कर रहा है। देखो कंप्लीट करो, अलग टाइम में करो। अभी से लाइव क्लास मतलब आज से रेगुलर कर लोगे, जो लाइव चल रहा हो तो करना ही है। फिर बाकी टाइम में जैसे एग्जांपल के लिए 2 to 5 तुम डेली टेस्ट दो, ठीक है। 2 से 5 तुम्हारा एग्जाम भी 2 to 5 में ही है, 11 फरवरी को जैम एमएस का। तो 2 to 5 के बीच आप क्या करो कि टेस्ट ही दो, मतलब चाहे यूनिट वाइज दे रहे हो या फुल लेंथ दे रहे हो। फिर जब टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद आपको पोर्टल पे या गूगल फॉर्म पे भी टेस्ट दोगे, दिख जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो दिख जाएगा। जो गलती हुई उसको फिर से सॉल्व करो कि ऐसा क्या था जो गलती हो गई। तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आप एग्जाम के बाद खुद ही कर लोगे, मतलब टेस्ट में गलत हुआ होगा लेकिन बाद में करोगे तो खुद ही कर लोगे आप। तो उसमें से ज्यादातर 40 आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप यूं ही कर लोगे। फिर 50% अगर बचे वो आपको नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, कोई बता देगा। नहीं तो उसी दिन 6 to 9 हमारी क्लास हो रही है तो 6 to 9 में आप वही क्वेश्चन पूछो आप, है ना, मॉक टेस्ट का। या अगर कहोगे तो 1 घंटे हम डाउट क्लास पहले करते थे कि 6 to 7 डाउट क्लास, 7 to 9 बैच 3 बैच 4 कर देंगे, जैसे आप लोग कहोगे उसके हिसाब से। सो अगर डाउट क्लास आओ तो 1 घंटे डाउट क्लास भी रख सकते हैं डेली, 6 to 7 डाउट क्लास और 7 to 9 ये बैच कर देंगे तो भी चलेगा, जैसे कहो। एनीवे तो डाउट अगर होगा तो डाउट भी पहले हम आधे घंटे कर सकते हैं अगर ऐसा है तो, अदरवाइज संडे को करो। तो पहला करना क्या है तुम्हें, अभी जैसे जिस दिन जो लाइव क्लास में होने वाला है वो तुम पहले करके आओ, है ना। तो 2 to 6 के ये फिक्स कर लो कि वो करोगे जो आज डिस्कस, जैसे मान लो डिस्कशन 22 का होने वाला है तो बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी सॉल्व करके आए हैं। तो अगर आप जैसे एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस चाहता हूं करूं लेकिन उसमें भी और टाइम जाएगा, तो पहले मैं चाहता हूं उन बच्चों के, अगर जिन लोगों ने ट्राई करके आए हैं तो पहले वो क्वेश्चन बताओ, मैं वो डाउट बता दूं। नहीं तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना वो भी कर सकते हैं। तो बताओ कैसे करना है, क्या करें, ऐसा स्टार्ट करें या ट्राई करके आए हो? मतलब अगर जिनका डाउट है तो सीधा सीधा डाउट पूछ लो, या तो वैसे कर लेते हैं, फिर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। ये है, बोलो सर। सब क्वेश्चन कर लीजिएगा कि जिसके डाउट होंगे वो भी हो जाएंगे और आप जो करोगे उससे पता चल जाएगा और तरीका क्या है उसको करने का। हाँ, तो जैसे हमारा रहता है कि पहले आज मैं कोशिश करूंगा बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करूं। हाँ संदीप, कुछ पूछना है? सर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा वो तो डाउट लास्ट में पूछ लेंगे जी। आप सीरियस एक तरफ से ना लगाइएगा, फिर 5 मिनट या 2 मिनट जितना भी टाइम हमें सॉल्व करने का देंगे, यदि सॉल्व करवाएं तो ठीक है, नहीं फिर आप बता नहीं तो एक काम करते हैं, जैसे मैं पहले कराता रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, मैं क्या करता हूँ, जैसे आज बस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूंगा ये किस तरीके से होगा, ठीक है। या आप भी बता सकते हो कि ये भी तरीका है, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप क्लास के बाद सॉल्व करो बैठ के एकदम पूरी श्रद्धा के साथ, ठीक है ना, मतलब अपनी श्रद्धा के साथ, मतलब श्रद्धा मतलब विश्वास के साथ, जो भी है, क्या बोलूँ मैं मतलब पूरे मन से इसको सॉल्व करो। और उसके बाद कोई डाउट रह गया तो वो फिर परसों इसका टर्न आएगा अब, है ना। तो परसों फिर इसका डाउट डिस्कशन करेंगे। कल मॉक टेस्ट 1, 2, 3 जो पोर्टल पे है उसको देखो, उसमें जो डाउट है वो हो जाएगा। तो ऐसे कर करके सारे हो जाएंगे, मतलब बचेगा नहीं। बाकी जो रह जाता है तो एक जगह कलेक्ट करो, एक तुम घर में, है ना, ऐसा वो बनाओ जहाँ पे लिख लिख या तो डाउट रख लो या किसी को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहो। जब डाउट क्लास में ले रहा हूँ संडे को, अगर संडे को 6 to 9 डाउट क्लास होगी तो उसमें फिर आप डाउट पूछो, या डेली आधे घंटे कर सकते हैं।
चलो अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व, है ना, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो ये क्या कह रहा है कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, और आप लोग भी बता सकते हो कि आपको कैसा लगता है कि आप बेटर अप्रोच हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट पर्सन मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बेटर अप्रोच पता होगा, ठीक है। सो ये चीजें हैं। सो ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो ट्रू है। जैसे पूछ रहा है कि an plus 1 upon an is a convergent sequence, then an is also convergent sequence. What do you think? ये true होगा? बोलो, अगर an plus 1 upon an convergent है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या जरूरी है कि an की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो देखो, अब इसका अप्रोच क्या होता है इस तरह क्वेश्चंस का, कि हम किसी स्टेटमेंट को पहले गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो an को n ले लो सिंपली आप, है ना, तो an को n ले लेते हैं तो हो जाएगा, यस। तो मतलब देखो, अब एग्जाम में ये नहीं समझना कि इसको प्रूव कर रहे हैं थ्योरेटिकली, एप्सिलॉन डेल्टा लगा रहे हैं कि नहीं an कन्वर्जेंट का मतलब है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, जो बीएससी में करते हो तुम लोग, वहां प्रूव दैट में। एंट्रेंस का अप्रोच सिंपल है कि तुम पहले कोशिश करो क्या ये गलत हो सकता है, तो 2-3 एग्जांपल लो, तो उससे तुम्हें आइडिया आने लगेगा, है ना, कि क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए an की जगह मैं n रख लेता हूं, जैसे उसने सजेस्ट किया अभी आदित्य ने कि ठीक है an को मैं x रख लेता हूं, तो an प्लस 1 हो गया n प्लस 1 अपॉन n, तो n प्लस 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगी? तुम लोग पेन पेपर लेके बैठो, जो मैं बोल रहा हूं लिखो। आज मैं बहुत कम लिखूंगा, ठीक है ना, हाँ मैं आज बहुत कम लिखूंगा, ना के बराबर, बस मैं ऐसी उर्दी बताऊंगा आपको, आप साथ में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख के देखो, अब मुझे बताओ, ठीक है। और ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो लिखना ही पड़ेगा तो लिखूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसका फिर सॉल्यूशन लिख के दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे रह जाएंगे वो फिर आपसे नहीं होंगे, तो वो मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे करना है, मतलब जो आपसे नहीं होंगे, तो अभी मैं डिस्कशन जैसे करूंगा। सो an प्लस 1 को ले लो, n प्लस 1 मतलब an इज n, an इज इक्वल टू n, तो n प्लस 1 अपॉन n, उसके लिमिट 1 आएगी, तो ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन an बराबर n लिया मैंने, क्या n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? नहीं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो एक एग्जांपल एनफ है फॉल्स कहने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है an अगर बाउंडेड होगा तो an कन्वर्जेंट भी होगा, सो एग्जांपल के लिए -1 की पावर n, है ना, उल्टा होता है। हाँ, अगर कन्वर्जेंट एंड मोनोटोनिक है, अच्छा वैसे तो ठीक है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ठीक है ना, वो तो है, सही बात है। उल्टा होता है तो वैसे भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद है तो भी हो जाएगा, तो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक था तब जाके कन्वर्जेंट होता था, ये थ्योरम था ना। सो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तब कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कन्वर्जेंट हाँ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, यस। सो तो सिंपल बाउंडेड होना गारंटी नहीं है कन्वर्जेंट होने की। एग्जांपल के लिए -1 की पावर n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका अपर बाउंड 2 है, लोअर बाउंड -2 बोल दो, है ना, क्योंकि 0 1 0 1 आना है, सॉरी 1 1 -1 आना है, तो इस तरह से तो बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट यूनिक आनी चाहिए, तो वो तो आएगी नहीं यहाँ पे -1 की पावर n की, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि -1 की पावर n इसका एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए तीसरा कह रहा है कि an plus 2 minus an plus 1 less than a 3/4 an plus 1 minus n, तो क्या an कौची सीक्वेंस होगा? बोलो। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, हाँ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, है ना, तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में वहां पे, राइट, कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होता है, जो इस फॉर्म का होता है जहां पे c 0 से 1 के बीच होगा यहाँ पे, तो अगर इसका आप है ना समेशन भी लगा दो तो भी हो जाएगा, है ना। सो अगर आप समेशन लगाओगे वो बाउंडेड हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ राइट राइट, अगर आप रिकरेंस रिलेशन यूज करो, जैसे इसको और फर्दर इसी को ओपन करो, 3/4 का स्क्वायर an माइनस an माइनस 1, फिर और ओपन करो तो 3/4 की पावर क्यूब an माइनस 1 माइनस an माइनस, इस तरह से ब्रेक होता चला जाएगा हटता, तो एंड में क्या होगा 3/n की पावर सम n टाइप का आएगा, जहां पे ब्रैकेट में a1 माइनस a0 बोल दो, अगर 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो a2 माइनस a1 टाइप आ जाएगा, 3/n की पावर दिस a2 माइनस a1,
और A2 A1 सीक्वेंस के टर्म होंगे। तो एक और थ्योरम हमने पढ़ा था कि इसका सीरीज अगर कन्वर्जेंट है ना, एक तो सो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था थ्योरम। पहला तो ये है कि ये जो लिखा हुआ है an+1 माइनस an लेस देन इक्वल टू c टाइम an माइनस an-1, जहां पे c की वैल्यू 0 से 1 में है, तो इसको हम बोलते थे कौन सा सीक्वेंस? हाँ, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है, सो ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इसका नाम था, मतलब जस्ट मैं स्टेटमेंट प्रॉपर लिख देता हूँ बुक में जो लोग लिखते हैं। सो दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। और राइट साइड पे जो सीरीज है वो समेशन ऑफ कन्वर्जेंट करेगा तो लेफ्ट साइड में भी कन्वर्जेंट कर जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिव लिखाए थे ना आपको, तो जस्ट यहाँ पे जो लिख रखा था ऐसे ये थ्योरम है, बस मैं वेरीफाई कर ले रहा हूं एक बारी। Yes. So we say a sequence is contractive. There exists a number c between 0 and 1 such that this holds, है ना। तो यही लिख दो, या तुम जैसे इसको ये लिख, मतलब इसे फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये भी ओके है। तो अगर ऐसा होता है जहां c 0 से 1 के बीच होगा, है ना, so we call it contractive sequence and then this sequence is convergent। मतलब देखो आपको जो सीक्वेंस पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ना है। सो रियल नंबर इज अ कंप्लीट फील्ड वहां चला जाता है जो लीनियर नंबर जहां से स्टार्ट किया था मैंने। सो रियल नंबर इज अ कंप्लीट फील्ड। कंप्लीट फील्ड में ये फायदा होता है कि कन्वर्जेंट कॉची होगा, कॉची कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई फील्ड कंप्लीट नहीं है तो जरूरी नहीं कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होगा या कॉची कन्वर्जेंट उस तरह से। सो कॉची में नॉट कन्वर्ज, ये मतलब बोलना चाह रहा हूं वहां पे, कंप्लीट फील्ड नहीं है तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीट फील्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि ऐसे रैशनल नंबर के सीक्वेंस मिल जाएंगे जो रैशनल में कन्वर्ज नहीं करेंगे, उसका लिमिट इरेशनल आ जाएगी। एग्जांपल के लिए 1 + 1/n की पावर n, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर का सीक्वेंस है जिसका लिमिट क्या होती है e एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एनीवे उस पे नहीं जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा n + 1 - n दिस, अगर ये होल्ड करता है फॉर दिस एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू लेट्स से नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। अगर ऐसा होता है सो देन जो हमारे पास सीक्वेंस an है इज कॉची सीक्वेंस, हाँ, और यू से कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची एज वेल एज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, दूसरा एक रिजल्ट इस पे ये था, क्या था कि समेशन मॉड में an + 1 - an फ्रॉम 1 to infinity, ये था ना। सो अगर ये हमारे पास फाइन वो आती है, मान लो an + 1 - an, हाँ दिस इज फाइनाइट, तो क्या होता था, किसी याद है ना। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन में यूज किए थे। सो यहाँ पे भी लगाओगे, इसमें ये भी लगा सकते हो, तुम समेशन लगाओगे तो क्या होगा, एट द एंड ये c की पावर n हो जाएगी, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो जाके वो 0 पे चली जाएगी ना, फाइनाइट आ जाएगी। ये फाइनाइट था या इक्वल टू 0 था, फाइनाइट था ना। तो यहाँ से जो an होगी दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है, तो यहाँ भी वर्क कर जाएगा, इस पे भी, ये दोनों कोई भी एक थ्योरम आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू है। अब देखो वही कह रहा हूं, एग्जाम में प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना, मतलब पूरा पर 4 लाइन या 4 पेज का प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें थ्योरम याद हो डायरेक्टली यूज करो, या कुछ एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करो। अगर तुम प्रूफ करने लगे तो टाइम किल हो जाएगा, तो इनिशियली उस क्वेश्चंस को अवॉइड करो जो बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें लगे इजीली हो जाएगा करो, नहीं तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक बार में पूरा पेपर देख जाओ बस, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे
जो इजी होंगे। इवन 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, तुम उठा के देखो बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी हैं उसमें से। डिफिकल्ट का मतलब ये कि सारे इजी नहीं था ना, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ये थोड़ी कि 60 के 60 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी, बहुत इजी थे। सो वो आपको देखना है कि इजी क्वेश्चन, अगर इजी क्वेश्चन तुम छोड़ के आ रहे हो या गलत करके आ रहे हो, तुम्हारा पक्का मार्क्स खराब आएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट तो सब छोड़ के आएंगे, लेकिन जो बच्चा इजी गलत करके आएगा, इजी वाला क्वेश्चन छोड़ के आएगा, उसके साथ प्रॉब्लम है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते, एग्जाम में बैठे और कर रहे हैं 40 तक पहुंचे कि एग्जाम खत्म। अब तुम कंप्यूटर थोड़ी बोलो रुक जा, जैसे एग्जाम हॉल में हम बोलते रहते हैं ऑफलाइन में, सर 2 मिनट दीजिए 2 मिनट दीजिए। अब कंप्यूटर कैसे बोलोगे 2 मिनट दीजिए, तुम इवन बच्चा मार्क नहीं कर पाता हो, ऑफ हो गया, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो सबमिट हो गया, तुम्हारा जितना तुमने किए थे वो सबमिट हो गया, तो तुम्हारा छूट जाता है। तो ये सब रहता है एग्जाम में। तो पहले पार्ट में सारे क्वेश्चन देख लें जी पहले 5 मिनट में सारे क्वेश्चन देख ले, फिर उसके बाद चेक कर जो लगे कि नहीं, क्यों देखना है, जल्दीबाजी थोड़ी है, तुम आराम से 1 घंटे में पूरा करो ना, जो इजी लग रहा है पहले उसको कर लो, फिर थोड़े टाइम टेकिंग पे। पता चल जाएगा कि इजी आखिरी में, मतलब कहाँ पे है, दो इजी पहले निपटा देंगे, फिर हम सारे कर देंगे एक साथ। वो भी कर सकते हो आप, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। 5 मिनट सर आखिरी, वो सारे लूज करना, इस सर चाहिए 5 मिनट लूज कर देंगे। चलो तो ठीक है जी, तो ये दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो आपके पास रियल सीक्वेंस में कॉची सीक्वेंस इज इक्विवेलेंट टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जहां कॉची सीक्वेंस लिखा वो कन्वर्जेंट भी होगा, जहां कन्वर्जेंट लिखा वो कॉची भी होगा, क्योंकि ये रियल सीक्वेंसेस हैं। ओके, कह रहा है मॉड एन अगर कॉची सीक्वेंस है तो एन भी कॉची सीक्वेंस होगा। बोलो -1 की पावर n फिर से ले लो, -1 की पावर n ले लोगे ना, तो -1 की पावर n का मॉड जो है वो 1 आ गया। -1 की पावर n सीक्वेंस, उसका मॉड तो 1 ही आ जाएगा हर बार, तो कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची भी होगा। लेकिन खुद -1 की पावर n कॉची नहीं है, तो कॉची के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना, जहां भी कॉची वर्ड लिखा हो तुम कन्वर्जेंट समझो, है ना, वो चीज है। अगर कहीं भी आपके सीक्वेंस सीरीज में, आपके सिलेबस में हायर लेवल पे जाओगे तो डिफरेंट है, एमएससी में अगर पढ़ोगे तो वहां पे कॉची एंड कन्वर्जेंट बोथ आर नॉट इक्वल। लेकिन अभी आपके लेवल पे जैम एमएस में चूंकि रियल सीक्वेंस पढ़ना है, तो जहां भी कॉची लिखा हो कन्वर्जेंट समझो, बिना कोई टेंशन लिए, ठीक है। सो ये कॉची और कन्वर्जेंट सेम है, तो जैसे -1 की पावर n कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, नहीं मतलब मॉड -1 है लेकिन -1 की पावर n नहीं है, तो डी गलत ऑप्शन है, ठीक है जी। हाँ ऋषभ कुछ पूछना आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन ट्रू है, आइए इस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि f be a function defined by this fx limit h tends to 0 x plus h sin 1 by x plus h minus x sin 1 by x h upon h, जब नॉन जीरो है, जीरो है तो जीरो है। which of the following statement not true, आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पिछला सीक्वेंस सीरीज का था, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो ये देख के कुछ याद आ रहा है, ये देख के कुछ किसी को? हाँ मतलब किसका डेफिनेशन याद आ रहा है? डेरिवेटिव का, यस यस। सो एफ डैश एक्स का आपको देख के याद आएगा, एफ डैश एक्स का। देखो ये सब एक आइडिया होता है प्रैक्टिस करने के बाद जी। वो नहीं होगा क्योंकि उसमें 1/x plus h ही किया हुआ। अच्छा चेक करते हैं, रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? हाँ अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि ओके ओके, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर तुम शिफ्ट करना चाहो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम होगा नहीं, xh होगा ना। हाँ मतलब वो, अच्छा मुझे शुरू में लगा, मैं चेक करता हूँ को, अभी आते हैं आगे। तो हम लोग पहले बोल रहे हैं कि ऐसा शुरू में आइडिया लगेगा, बट चेक करते हैं ना। तो एफ डैश एक्स का हमने पढ़ा है, वो तो हम चेक करेंगे, एग्जाम वालों को पता है कि इससे देख के शुरू में तुम्हें आइडिया लगेगा कि इस पे हो सकता है ना। अभी चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा, तो बाद में देखेंगे। एक बार ये हमारा डेफिनेशन होता है ना एफ डैश एक्स का, तो अब चेक करेंगे इसे फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, तो बाद में पहले देख के एक आइडिया लग रहा है कि डेरिवेटिव पे हो सकता है। अब होगा नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझ आएगा। सो ठीक है जी, ये एफ डैश एक्स का डेफिनेशन है। अब आपको सोचना है क्या इस पे फिट बैठेगा, ये सोचना है आपको, ठीक है। चलिए तो फिट बैठने के लिए यहाँ f ऑफ x प्लस h है, यहाँ fx है, यहाँ h है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको ट्राई करते हैं, इस पे फिट बैठेगा क्या।
तो आपको यहां देखना है कि fx क्या लोगे। अगर सोचो आप fx इसको लेते हो, जैसे मैंने वहां लिखा है कि x sin 1/x अगर लेते हो fx को, तो यहां क्या होना चाहिए था f of x plus h। तो इसमें जहां जहां x है वहां पे x plus h होना चाहिए। ऐसा है क्या, चेक करो, है ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि ये प्लस h डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इस x के प्लेस पे यहाँ x plus h तो है, लेकिन इस x के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, x plus h इन द डिनोमिनेटर, है ना, जो ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/x plus h होना चाहिए था, लेकिन वैसा है नहीं, इसने थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, तो इसको लिमिट सॉल्व करो। तो अभी h को 0 रखने पे क्या बनेगा, ये h को 0 रखने पे क्या बनेगा, ये 0/0 एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। यस सर। लगाओ, है ना। देखो डायरेक्ट इसमें फिट नहीं बैठा, वही बोल रहे डेफिनेशन देखो। और ये f of x plus h है, जहां जहां इसमें x है यहाँ x plus h होना चाहिए। तो चेक करते हैं, है ना। तो आपने यहाँ ये नोटिस किया कि ओके fx इज x sin 1/x, तो f of x plus h should be x plus h sin 1/x plus h, but that is not here, कोई बात नहीं। तो अगर वैसा नहीं है तो इसको हम एल ऑर्बिटल लगा लेंगे। तो अभी h को मैं 0 पुट करूंगा तो x sin 1/x माइनस x sin 1/x, तो 0/0 का फॉर्म है। तो एल ऑर्बिटल लगा के देखो क्या आता है। तो लगाना, लिमिट निकालो क्या आएगा। अच्छा मैं तो आज सिर्फ हिंट देने वाला हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम करके देखो, जब नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ हिंट क्या है, आज मैं सिर्फ हिंट दूंगा सारे क्वेश्चंस का जितना हो सकता है। और ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल एल ऑर्बिटल लगाओ, एक फंक्शन यहाँ पे रिड्यूस होकर आ जाएगा, फिर उससे वैल्यू निकाल लो। बाकी तुम ट्राई करके देखो क्या होगा। यहाँ पे आओ, थर्ड क्वेश्चन है एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, ये डिटर्मिनेंट है। तो फंक्शन डिटर्मिनेंट है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन द इंटरवल 9, 10। तो ये एक फंक्शन दिया, साथ में डोमेन दिया। तो एक फंक्शन और साथ में क्लोज्ड इंटरवल एज अ डोमेन है। तो यहां आपको क्या फाइंड करना है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल पे। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब कोई फंक्शन और साथ में उसका क्लोज्ड इंटरवल आपको डोमेन दिया हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो कोई बताओ इसका क्या ट्रिक होता है, कोई फंक्शन दे रखा है और इंटरवल क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। सर पहले से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और फिर क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट पे उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, Yes. देखते हैं कहां पे मैक्सिमम और कहां। हाँ, तो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था, वो सब लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, वो देखना है क्या आया। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो 9, 10 है, तो अगर इस बीच का क्रिटिकल पॉइंट आया तो हमारे लिए काम का है। अगर वो 9, 10 के बाहर का आया, मान लो क्रिटिकल पॉइंट 7 आ गया या 11 आ गया, तो उसको मतलब इग्नोर करेंगे कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो हमें उस क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत है जो इस इंटरवल में आए, क्योंकि जब फंक्शन का डोमेन दिया हो तो कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम अपने डोमेन पे ही होगा। तो इस इंटरवल में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा या तो 9 हो सकता है या 10 हो सकता है, या 9, 10 के बीच का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट हम एमएलई में लगाते हैं कि लाइक्लीहुड एक फंक्शन है और साथ में अगर थीटा का कोई डोमेन अवेलेबल है तो उसी डोमेन में से एक थीटा की वैल्यू होगी जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा, और वही हमें ढूंढना होता है ना। तो सेम यहाँ पे वही चीज यहाँ भी हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आप देखते हो, जिन क्वेश्चंस में एमएलई में पैरामीटर पे सपोर्ट डिपेंड करता है या सपोर्ट पे पैरामीटर डिपेंड करता है, तो उस क्वेश्चन में इसी तरह केस बनता है। तो वहां पे आप देखते हैं इंटरवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें वही देखना होता है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो राइट एंड पॉइंट एमएलई है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया लाइक्लीहुड तो लेफ्ट एंड पॉइंट एमएलई है ना। इस तरह से अगर नहीं क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो फिर चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पॉइंट पे किस पे मैक्सिमा है। तो यही कॉन्सेप्ट वहां भी एमएलई में यही कॉन्सेप्ट आता है जो यहाँ यूज होगा। एनीवे, तो इसका अप्रोच क्या है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ तो f' निकालना पड़ेगा मुझे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो हाउ टू डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट। तो इस हाँ क्या होगा, वो वाला तीन डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे आसान है ना, कांस्टेंट दे दिया तो आसान हो गया एक्चुअली, राइट। मतलब
तो इसमें मेरा लॉजिक ये था कि 3x3 ही है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री भी इसमें बहुत सारी है, 9999 है। हाँ। इसमें कटिंग पिटेंगे हाँ तो उससे आराम से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। मतलब हमें वो ओपन करने की जरूरत नहीं है ना डिफरेंशिएट करने से पहले। हाँ बट फॉर्मूला वाइज तो नहीं जरूरत है। हाँ मतलब ओपन करने की जरूरत नहीं है, कर सकते, बट क्यों डिटरमिनेंट खोलोगे? देखो fx तुम्हारे पास यहाँ है, मान लो g1x, g2x, g3x, g4x, g5x, g6x, g7x, g8x एंड g9x ये आपके पास है। अच्छा मैं लिंक मैंने दोनों ग्रुप में शेयर किया ना, दोनों मतलब जो बच्चे कोडिंग वाले वो PYQ वाले हैं, है कोई बच्चे जो PYQ बैच का हो, है ना? शेयर किया लिंक मैंने। सो एक तो मैंने फुल पैकेज वाले में शेयर किया है, दूसरा हाँ ठीक। देखो तो सो क्या करना है हमें, ये हमारे पास टोटल मतलब एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। सो आप लोग जानते हो क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ gx hx px, मान लो ऐसा है, तीन फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो? पेयर बनाने की जरूरत थोड़ी है, आप gx और hx को ऐसे ही रख दो, p को डिफरेंशिएट कर लो, है ना? प्लस हाँ तो यहाँ पे जैसे आप जैसे gx को और h को यहाँ डिफरेंशिएट करो, px को एज इट इज, मतलब एक को डिफरेंशिएट करो, दो को एज इट इज रखो, g डैश x hx इंटू px। यही काम इस क्वेश्चन में होगा। यहाँ कितने रो है? 3 रो है या 3 कॉलम है, आपकी मर्जी है कि आपको कॉलम से प्यार है या रो से, जिसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। सो सर इसमें ऐसे तो करते हैं कि फर्स्ट रो को कर दिया, फिर और दो को कांस्टेंट रखा, फिर सेकंड को रो को करेंगे, दो को कांस्टेंट रखेंगे, फिर फाइनल यस और यही चीज आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो कि आप एक कॉलम को एज इट इज रखो, मतलब दो कॉलम को एज इट इज रखो, एक कॉलम को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर किसी दो को एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस, तो 3 टर्म, मतलब जो यहाँ पे हो रहा है ना सेम थिंग। तो यू अज्यूम gx एज कोई एक रो है, hx दूसरा रो है, px तीसरा रो है, या एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, सेम प्रोसेस यहाँ होगा जो इसमें हो रहा है। तो होगा क्या कि लाइक जब आप f डैश x फाइंड कर रहे हो आप, सो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कि लाइक यू फर्स्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट रो, सो g1 डैश x, g2 डैश x एंड g3 डैश x, सो यहाँ हो जाएगा g3 डैश x, बाकी एज इट इज, बाकी का मुझे कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। सो बाकी एज इट इज आ गया, ठीक है? ऐसे ही प्लस अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करो, g4 डैश x, g5 डैश x, g6 डैश x, बाकी एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, ठीक है? तो इसको ऐसे ही बुला लो, तो फर्स्ट रो को एज इट इज रख दो एंड थर्ड रो को एज इट इज रख दो यहाँ पे। सो थर्ड रो को एज इट इज, ठीक है जी? और अगला क्या होगा? प्लस में, समझ गए होंगे आप लोग? तो फर्स्ट सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज एंड थर्ड रो का डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज एंड थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर लो, g7 डैश x, g8 डैश x एंड g9 डैश x। ओके तो यहाँ आसान हो जाएगा एक्चुअली आपके लिए कैलकुलेशन, वो कांस्टेंट दे दिया ना, इसलिए कैलकुलेशन इजी हो गया। देखो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 1 0 0, बाकी तो एज इट इज, अगले में प्लस, ये एज इट इज, अगला होगा 0 1 0, मतलब समझ रहे हो ना करना क्या है, एक रो का डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज, फिर वैसे ही। तो फर्स्ट रो में 1 0 0 आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में सेकंड रो में 0 1 0 आ जाएगा, तीसरे वाले में थर्ड रो में 0 0 1 आ जाएगा। एक्सपैंड कर दो तो इजी हो जाएगा, है ना? उसके बाद जब मर्जी हो तुम पहले एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करो, टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है? एनीवे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, चेक करो इस बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो एक सिमेट्री हो जाएगा 19 प्लस x तीनों में, और फिर रो डिफरेंस रो कॉलम अपन ऑपरेशन करेंगे तो डिटरमिनेंट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हो जाएगा।
हाँ वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपना कैलकुलेशन करो और जो कैलकुलेशन आप घर पे कर रहे हो ना वही एग्जाम में हेल्प करेगा, और बेटर अपना तरीके करो तो वो जल्दी याद आएगा। कई बार सॉल्यूशन देख देख के बच्चे करते हैं, तो वो जनरली सॉल्यूशन देखना तब बेटर है जब आपने बहुत ट्राई किया और नहीं हुआ, तब सॉल्यूशन देखना बेटर। ये नहीं शुरू ही कर रहे हैं सॉल्यूशन देख लिए, आप पहले खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो बाद में। तो आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तो पहले 3 क्वेश्चन मतलब उसमें था, चौथा क्वेश्चन आपका आया कि लेट ए बी बी है ना 70-30 का रेशियो है, तो आप यहाँ नोट कर सकते हो 30%। ये 10 क्वेश्चन है ना, पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू 1 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो पहला 3 क्वेश्चन 30% हो गया पहले सेक्शन में। जो पहले पैटर्न जैम का पता ही है सब लोगों को, तो हर साल क्या होता है कि इस पे जैसे 70% आपका स्टैटिस्टिक्स है और 30% मैथ्स है, ठीक। और आपका क्या पैटर्न रहता है, एमसीक्यू 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10, एमसीक्यू 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 30, एमएसक्यू 2 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 40, एंड एनएटी 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50, एंड एनएटी 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60। चेक कर लो, यही है ना, सही लिखा हूं ना, देखो। तो ये है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 10 क्वेश्चन था तो पहले 3 क्वेश्चन मैथ्स के आए और अगले 7 क्वेश्चन लगातार उसमें स्टैट्स के होंगे। इसमें भी पहले ये 20 क्वेश्चन है तो 20 का 30% कितना हो गया, 6 क्वेश्चन। तो इसमें पहले 6 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और अगले 14 क्वेश्चन स्टैट्स के होंगे। 1 मिनट, और वो यहाँ हो रहा है एग्जाम में, क्या है वो रहता है एग्जाम में सफल भी रहता है, जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आपके पेपर में आएंगे, एग्जाम में सफल किया रहता है। तो मतलब टोटल होगा वही, ऑर्डर चेंज हो सकता है ना आगे पीछे, ये कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब 70-30 ही रहेगा हर सेक्शन में, हर सेक्शन में 70-30 का ही रेशियो रहेगा, लेकिन वो सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हुआ। देखिए कि ए बी बी द 2 इवेंट सच दैट पी ए 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच, मतलब पी ए 0 नहीं हो सकती 1 नहीं हो सकती, पी बी भी 0 से 1 के बीच है, तो पी ए बी बी कैन नॉट बी 0 कैन नॉट बी 1। अब पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो अब नॉट ट्रू आपसे पूछ रहा है, एक ही होगा नॉट ट्रू होगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मोर देन पी ए, ये आपको गिवन है, पूछ रहा है ऐसा होगा, बी गिवन है, तो ये इजी है। इसको ओपन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव होते हैं, यही रखा है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए मोर देन पी बी, यही आ गया, तो ट्रू हो गया ये। मतलब यहाँ देखो, अब एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगा कि एग्जाम्पल क्या करेगा, इसको ट्रू तो आ जाएगा बट वो श्योरिटी नहीं देगा, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो इसका यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना बहुत आसान है कैलकुलेशन, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ए यूनियन बी 1 है, तो क्या ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ए यूनियन बी 1 है, ओके। तो अब डिपेंड करता है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है या ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, तो कैसे मतलब ऐसा, और यूनियन हो रहा है 1, तो ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल नॉट बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ऊपर वाला सही ट्रू हो जाएगा, कैसे, सर ऑप्शन ए में है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन बी ए इनटू पी बी, हाँ नॉट ट्रू ट्रू भी है, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है कि ट्रू नहीं है, तो ए यूनियन बी 1 है, तो मुझे चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, मुझे नॉट ट्रू चुनना है। अच्छा, तभी जैसे अभी लोग ये डिसाइड करना मुश्किल है, इसको रुक जाओ, अभी आगे अगले स्टेप पे आओ। देखो यहाँ पे मतलब ये बोलना सर बी वाला ट्रू है, कैसे, मतलब सही ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा स्टेटमेंट ट्रू है, वही पूछा हूँ, कैसे पता चला आपको स्टेटमेंट ट्रू है। सर ए वाले में है, मतलब ए का ऑप्शन ए का जो पहला लाइन है बी ए गिवन बी इज ग्रेटर देन बी, तो उसको जब बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन बी ए इनटू बी, ग्रेटर नॉट इक्वल टू, लेकिन आप गलत सोच रहे हो, गलत इसलिए सोच रहे हो, ए और बी ऑप्शन का कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कॉमन है। यूनियन का प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है समझ लो क्या जा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन हर ऑप्शन के लिए कॉमन है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं यहाँ वैलिड होगा, ये वाला जरूरी नहीं यहाँ वैलिड होगा, तो ये एक अलग है ना। ऑप्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं इस क्वेश्चन में, स्पेशली इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें क्या गिवन है, इसका कोई रिलेशन नहीं इस स्टेटमेंट से, इसमें क्या गिवन है, इसका कोई रिलेशन नहीं इस स्टेटमेंट से, इसमें क्या गिवन है, इसका कोई रिलेशन इस स्टेटमेंट से। ये चारों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कॉमन इन्फॉर्मेशन ये है, बस ये इन्फॉर्मेशन कॉमन है हर ऑप्शन के लिए, तो आप इसके हिसाब से ये नहीं सोच सकते। चलिए तो क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है, ठीक, तो बोल रहा है कि ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो मुझे दिखाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए इसको पॉज करो, और टाइम लगता है दूसरे पे आते हैं, तो आगे करते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मोर देन ए, ये गिवन है, अब इसके हिसाब से ये सोचना है। तो यहाँ ए है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है मुझे इसी में बस, तो कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए आप क्या करते हो, ए से ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, है ना, यही चीज है यहाँ कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स, फिर 1 ऐड कर दोनों साइड इजीली, तो 1 माइनस पी ए गिवन बी ये हो जाएगा, 1 माइनस पी ए ये हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, ये ट्रू स्टेटमेंट अगेन। कैसे, जस्ट इसी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, जस्ट यही चीज है, कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो कॉम्प्लीमेंट लगने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि चेक कर लो 1 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको इससे यहां जा सकते हो, इससे ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, सी इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ए इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मोर देन पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी लेस देन पी ए, तो चूंकि मैंने यहां से यहां प्रूव किया है ये सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये दोनों कैसे हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, जब एक मिनट क्या लिख दिया यहाँ पे, हाँ, तो यहां से हम यहां जब पहुंचे हैं, जब ये ट्रू है तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट तो अलग अलग सेट होंगे ना, तो सेम प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, मतलब सेम कंडीशन नहीं आएगा, तो मींस डी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, यही से दिख रहा है कि चूंकि ये और ये इंफॉर्मेशन कॉमन है और ये इसको इंप्लाई कर रहा है और ये सब कुछ सेम है, बस बी को बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया, तो जरूरी थोड़ी है बी और बी ये तब होल्ड करेगा ये वाला, ये जब बी और बी कॉम्प्लीमेंट सेम हो, और जरूरी थोड़ी है किसी इवेंट के लिए बी सेट और बी कॉम्प्लीमेंट सेट हमेशा इक्वल आएगा, जरूरी नहीं है, मतलब इक्वल आने का तो पॉइंट ही नहीं है ना, वो चीजें हैं। तो क्योंकि बी और बी का क्या रिलेशन है, जो बी में होगा बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, या जो बी कॉम्प्लीमेंट हो बी में नहीं होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सो है ना, बी कॉम्प्लीमेंट इज सैंपल स्पेस माइनस बी, तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एग्जाम में जब आप हो तो आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, एग्जाम हॉल में मुझे एक नॉट ट्रू चुनना था, नॉट ट्रू मिल गया, तो डी ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, फिक्स कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 जैम में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं, तो आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। तो आपको दिख गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ पहुंचे थे और ये कभी बन नहीं सकता, तो डी ऑप्शन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज आवर ट्रू ऑप्शन। बट अभी के लिए चूंकि हम सीखना चाहते हैं, तो इससे ये पता चला कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक, क्योंकि एक ही फॉल्स होगा, नॉट ट्रू तो एक ही होगा, तो ट्राई करते हैं इसको प्रूव करने का। तो ठीक है, तो ए बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, सो ऐसा क्या है, इसको जरा खोल के देखते हैं। चूंकि यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि कोई भी एम्प्टी या कोई भी सैंपल स्पेस के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 नहीं हो सकती है ना, तो लाइक प्रोबेबिलिटी सबकी 1 से कम ही है, दोनों की 1 से कम है, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो देखो मैं प्रूफ, हाँ P of A union B equal to 1 and P of A intersection B mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive का मतलब P of A intersection B equal to 0. So B is false. ओके, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं बोला ना, ए बी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब डिसजॉइन के बारे में कुछ नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। है ना, इसको प्रूव कर सकते हो तुम, इसने बस इतना कहा ना कि दिस बिटवीन 0 1, पीबी बिटवीन 0 1, है ना, और ए यूनियन बी इज 1, ये इंफॉर्मेशन अभी दिया आपको, एंड दे आर सेइंग ए एंड बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी
विल नॉट बी इक्वल टू PA इंटू PB, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम जरा पहुंचते हैं इंटरसेक्शन पे, है ना। तो यहां से इंटरसेक्शन पे कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, बताओ। मतलब ये इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये ऐसा सही बात है कि ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पे, इंटरसेक्शन पे। तो कैसे जाएंगे यूनियन से इंटरसेक्शन पे, उससे थोड़ा लंबा कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। बट उससे मुझे डायरेक्टली, अच्छा कॉम्प्लीमेंट, ओके नो प्रॉब्लम। तो एक काम करो, इससे उस तरीके से आओ। हाँ, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो आप उसमें एक तरह का पार्टीशन बनाएगा। हाँ बिल्कुल, ये पार्टीशन बनाएगा। तो पार्टीशन बनाएगा अगर वो डिसजॉइंट होगा, तब डिसजॉइंट होगा। हाँ, तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। डिसजॉइंट होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अभी जो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा, जो उसमें है उसमें नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये नहीं कहा ना कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है। पार्टीशन का डेफिनेशन में दो कंडीशन है, ये भी है और एक और कंडीशन साथ में कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होने चाहिए, तो वो नहीं दिया। अल्लाह देखो, मैं इसको कर देता हूं। तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0। यहां तक ओके है। अब सोचो ये 0 कब होगा, इसका ये ना कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो मतलब ए और बी ऐसा है कि यूनियन तो 1 है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से पार्टीशन बना जो तुम कहना चाह रहे हो। सो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी दोनों का ऐसे भी हो सकता है, कोई नहीं कॉमन है। तो इस तरह से हाँ वो डिपेंड ही करेगा, ठीक है ना। तो कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब यहाँ सोचो, एक मेथड आता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो वो क्या कहता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि चलो मान लेते हैं इंडिपेंडेंट, अच्छा मतलब सोचो अगर इंडिपेंडेंट होगा, मान लेते चलो कि अब सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा अगर मान लो इंडिपेंडेंट है। अभी के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई कर रहा हूं कि मान लो ये इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा। आपने ऐसा ना वो रिलेशन पढ़ाया था कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट। यस सर यहाँ पे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि सर ये इसका इंटरसेक्शन 0 आ गया ना। यस, सो ठीक है ना। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, ए बी अगर इंडिपेंडेंट है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि ए बी थ्योरम में ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ऑल 4 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक। सो इंटरसेक्शन अगर ए बी इंडिपेंडेंट हुआ तो पता है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये मतलब है ना। अगर सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सपोज, सो या तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया, इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा या बी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। और ए कॉम्प्लीमेंट 0 होने का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट इसने क्या कहा है, सो वी आर गेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन। अगर इंडिपेंडेंट मान लेता हूँ, सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1, और neither of them can be true, means this cannot be true अगर ए बी इंडिपेंडेंट है। so A and B cannot be independent because this is given, so this will hold, then AB cannot be independent, and that is the statement. ऐसे बाय द वे आप लोग एक और तरीका, ये तो एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच इसका ये है कि इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा। मैंने कहा था ना, कोई स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट सेम चीजें कहता है दो अलग तरीके से। तो बी स्टेटमेंट का अगर मैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पूछूं तो क्या बनेगा। सर अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट, इसी को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो
कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन नॉट बी 1। अगर ए बी इंडिपेंडेंट हुआ तो ए यूनियन बी 1 नहीं हो सकता। उसी को दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रूव करके देखो, अब तुम प्रूव कर सकते हो कि ए बी इंडिपेंडेंट है, और अब तुम ए यूनियन बी निकाल के देखो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? द सेम स्टेटमेंट वी कैन सर डन। हाँ, सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन नॉट बी 1। उसी स्टेटमेंट को दो तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब तुम इसके हिसाब से their limit are actually getting from 0 to 2 and we cannot get any probability of the limit less than, we can get a limit of। तो यहाँ से ठीक है, अब सही कह रहे हो। यहाँ से क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो। सो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, और ये इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर दो अगर इंडिपेंडेंट है तो। इसको वो कर सकते हो तुम, फैक्टराइज कर सकते हो। सो फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, और साथ में क्या बनेगा आगे? मैंने क्या एक टर्म एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने -1 लिया है ना। अच्छा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, फैक्टराइज करो तो चेक कर लो। दिस विल नॉट बी 1, ये कभी 1 नहीं आएगा। क्यों 1 नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस समथिंग, तो दैट विल नॉट बी 1। इसको प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह सोच सकते हैं। एक और ये भी अप्रोच है, अदरवाइज दिस अप्रोच इज ओके। ठीक है ना? तो यहाँ से भी थोड़ा आगे सोच के तो यू कैन ट्राई टू प्रूव, है ना। सो या मान लो 1 है तो क्या होगा, तो उस तरीके से सोच सकते हो। तो सम इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाएगा। सम इक्वल टू प्रोडक्ट कब होगा? 0 से 1 के बीच का दो नंबर जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल है, वो सिर्फ 0 1 है ना। नहीं सॉरी, 0 1 नहीं, 1 1 फिर हो जाएगा उस तरह से कुछ, वो भी नहीं होगा। तो सोचना पड़ेगा नहीं। तो इसमें अगर तुम सोचना चाहो, मतलब तुम्हें आगे थोड़ा प्रोसीड करना पड़ेगा। एनीवे, ज़्यादा टाइम किल नहीं करते, यू कैन ट्राई टू प्रूव। ठीक है? सो दिस इज द अदर वे टू प्रूव, दिस इज द वन वे टू प्रूव। अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हुआ? डी स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो, अब देखो जैम 2022 का पेपर भी डिफिकल्ट था, लेकिन ये सब क्वेश्चन कहाँ डिफिकल्ट है? ठीक है? तो ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि empty is moment generating function, ये बता रखा है आपको कि empty is a moment generating function of a random variable. So what is value of m0 from here? 1. So this we know that if empty is mgf, the m0 is 1. This is given to us. Now they are asking which of the following is not the mgf of a real variable. Same चीज, तो आप t को 0 रख के देखो। So everywhere you put, ये check करना है कि this can be mgf or not. तो if empty is mgf, then m0 must be 1. इसी का contrapositive statement होगा if m0 is not 1, then that cannot be mgf. ठीक है? So first you check t is equal to 0 put करो और check करो किस ऑप्शन में 1 नहीं आएगा। फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन, है ना। सो t को 0 रखोगे 5 और अपॉन में 0, 5 अपॉन 1 m0 1, तो ये 5 आ गया, तो 1 तो नहीं आया। तो वही बोल रहा हूँ, इफ empty is mgf then m0 has to be 1. If m0 is not 1 then empty cannot be mgf. The same logic is here. Since you are putting t0 in this and it is giving you 5, means it is not 0, so this cannot be mgf and that is option. तो एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी में 0 रखने में 1 आ रहा होगा आंसर। आइए, let x be the random variable having binomial distribution with parameters np, then this is। तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, राइट। अब देखोगे, अभी पीछे हम जाएंगे तो ये 2015 से पहले भी आ चुका है, जहाँ पे पर्टिकुलर बाइनोमियल आई थिंक 2,1/2 इस तरह से कुछ पूछा हुआ है, 3, ऐसा कुछ पूछा हुआ है ना। सो ये है। अब इसी को जनरलाइज कर दिया, तो क्यों ही टेंशन लेना है आपको। अब प्रॉपर तुम प्रूव भी कर सकते हो, हालांकि ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद हो तो। जैसे मुझे याद नहीं है, तो कितना रट्टा मारेंगे हम। ये है वो e की पावर dx वाला। हाँ 0 to 1 e की पावर dx कर देता हूँ। एनीवे, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तुम क्या करना कि अभी के लिए मान लो n को तुम रख दो, क्या बोला इसने, n more than 1, तो n को 2 रख दो।
P 0 से 1, P को 1/3 रख दो अभी के लिए। तो यू टेक बाइनोमियल 2, 1/3, उसका तो निकाल सकते हो ये इजीली, वो फाइंड करो। फिर इसमें भी n को 2 और p को 1/3 रखो, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, उसको आउट कर दो। तो जो मैच करेगा वो करेक्ट हो सकता है, जो मैच नहीं करेगा वो पक्का गलत है। तो अगर मोर देन 1 मैच कर जाए तो नया n लो, नया p लो, ट्राई करो, सिंपल, ठीक है। तो उससे कर सकते हो। प्रॉपर प्रूफ चाहते हो वो भी मैं कर दूंगा, आप बहुत इजी है ऐसे तो, सीरीज है ना, इसका डेफिनेशन तो पता ही आपको, समेशन 1/1 + x एंड दिस इनटू PMF, उससे भी कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं, तो आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा। सर वो ऊपर 1 + x से मल्टीप्लाई करके p में भी 1 ऐड p मल्टीप्लाई करना रहेगा। हाँ, तो उससे हो जाएगा बैलेंस करके, ठीक है जी। किसी को और कुछ पूछना है, बताना है, आइए। सर P 1/2 भी ले सकते हैं उसमें? जी जी बिल्कुल, 1/2 में रख सकते हैं, 2, 1/2 रख लीजिए। P 0 से जो रेस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करना है, रेस्ट्रिक्शन 1 से ज्यादा रखना है, P 0 से मतलब कुछ भी लेना, आप 2 1/2 कर लो, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है सर। तो वो आसान रहेगा। एग्जाम में प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना, आप n फिक्स करो, p फिक्स करो, यहाँ भी n फिक्स करो, p फिक्स करो, देखो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है और यहाँ फिक्स करने में कौन मैच कर रहा है। तो मैच करने वाला ट्रू हो सकता है, मैंने कहा ट्रू ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल ले रहा ना, तो मोर देन 1 भी मैच कर जाएगा, लेकिन जो मैच नहीं कर रहा वो पक्का गलत है। तो फिर क्या होगा, एंड में एक ही बचेगा जो मैच करेगा, बाकी मतलब डिफरेंट n के लिए जो ट्रू होगा, चाहे n कुछ भी ले लो, p कुछ भी ले लो, मैच करेगा ही। तो जो गलत वाला होगा, हाँ ऑप्शन है करेक्ट। हाँ, मुझे आंसर पता नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। वही सर, वैसे भी अपन एडजस्ट करने वाला 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो फिर जल्दी से हो जाता है कि इससे x बराबर 1 लेंगे। हाँ हाँ, तो एग्जाम में इस तरह से कर लेना, ठीक है। चलो, एक्स वाई बी द रैंडम वेक्टर हैविंग, तो रैंडम वेक्टर का मतलब जैसे एक वेरिएबल होता है वो ऑर्डर पेयर है, इसलिए वेक्टर बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा का टर्म हो गया ये, मतलब जब भी ऑर्डर पेयर या वेक्टर है ना, मोर देन 1 एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं। तो जॉइंट है, मोर देन 1 रैंडम वेरिएबल इन ऑर्डर पेयर इक्वल रैंडम वेक्टर, सो ठीक है। सो इट इज रैंडम वेक्टर जिसका जॉइंट पीडीएफ दे रखा है। पूछ रहा है EY बताओ, सर y given x नॉर्मल है, तो x वेरिएंस 1 और x एक्सपोनेंशियल। हाँ देखो थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आपको। x का सपोर्ट 0 से इंफिनिटी है और y का सपोर्ट रियल नंबर है। देखो इसका अप्रोच क्या होगा, एक तो अप्रोच तुम सोचोगे y का मार्जिन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है। इंडिपेंडेंट सर, इंडिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उस पे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इस पे कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, ज्वाइंट पीडीएफ ना, तो हम इसको ट्राई करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये 2e⁻⁻2x अलग किया जा सकता है, राइट, 2e⁻⁻2x यहाँ से अलग, मुझे क्या करना होता है, 2 पीडीएफ्स का प्रोडक्ट लिखना है, तो आई कैन सेपरेट 2e⁻�2x एंड रेस्ट जो बच रहा है उसमें yx दोनों हैं। और यहाँ से आपको e की पावर ये देख के एक आइडिया लग रहा होगा, e⁻−1/2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर या y माइनस y का होल स्क्वायर, so मतलब दिस यू मेक लाइक दिस, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होगी या गिवन वाला कंडीशन। हाँ मतलब इसको ज्वाइंट को हम लोग कंडीशनल में, आप सब लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि f ऑफ y गिवन x जो है, दिस यू कैन राइट f ऑफ xy अपॉन fx ऑफ x, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ज्वाइंट कैन बी रिटन एज दिस, ये, और इस फॉर्मूले में फिट करो, फिट करोगे तो क्या होगा, जब इस फॉर्मूले में फिट करोगे तो यहां से आपको y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और x का भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, दे आस्क्ड यू EY, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली EY निकालना आसान होगा अगर आप E ऑफ, हाँ ये कर दीजिए तो इजीली आ जाएगा। तो y गिवन x का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो पुट उसका मीन ले लो, फिर ये x है ना, आपको पता होगा कि ये किसका फंक्शन आता है, x का फंक्शन या y का फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ x का फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज यहाँ कुछ gx आएगा
अब वो gx आ जाएगा तो उसका मीन निकाल लो, तो यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। दिस अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x गिवन है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका ये। तो ट्राई करके देखना, अभी हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करो, और नेक्स्ट क्लास में जब नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, है ना, क्योंकि इन सब का मार्केट में जो सॉल्यूशन बुक अवेलेबल 2018 तक का ही है, तो ऐसा मेरी कोई बुक में तुम देख लोगे, है ना। तो ऐसे नेक्स्ट ईयर हमारा बुक आ सकता है, तो सो जाते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोग से अपना खुद सॉल्यूशन बुक बनाओ, फिर उसको मैं प्रिंट करवा के मार्केट में बुक लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग खुद सॉल्यूशन लिखो साफ साफ एक जगह, 2023 से 2005 तक का। टाइप कराने में कितना टाइम लगता है? 1 महीने में टाइप हो जाएगा। तो बुक मार्केट में क्या है, उसको बच्चों के लिए भेज सकते हैं, वो कर सकते हैं हम लोग। ओके चलो, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि x1 x2 विद 2 इंडिपेंडेंट IID डिस्क्रीट PMF दे रखा है। ये किसका PMF है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? ज्योमेट्रिक, ठीक है। x1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब P इंटू Q की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना, वो है x यहाँ पे। सो पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे देखो तुम्हें कोई मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो थ्योरम लिखाया था ना मैंने, तो उसको अप्लाई करो। यहाँ क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम x1 x2 मोर देन 5, तो ये थ्योरम यूज करो। तो 1 मिनट, ये कह रहा है कि जो मिनिमम है x1, x2 का, वो मोर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या होता है, इफ एंड ओनली अगर 5 की जगह मैं k लिख दूं, क्या होगा भाई? हाँ, x1 ग्रेटर इक्वल टू k एंड, और नहीं एंड x2 ग्रेटर इक्वल टू k, ये थ्योरम लगाओ। और x1 x2 इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो आसानी से नहीं हो जाएगा। और इसी का दूसरा थ्योरम है कि मैक्सिमम ऑफ x1, x2 लेस देन इक्वल टू k। ध्यान रखो, मिनिमम का रिलेशन मोर देन इक्वल टू के साथ है, लेस देन इक्वल टू के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे मिनिमम में। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो ये नहीं कर पाते, फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता, कॉम्प्लीमेंट लेते तो मोर देन मिनिमम, मतलब उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। दिस होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखूं? हाँ, है ना। तो यही स्टोरी मैं यूज करता था MLA केस में। जो लोग देखते हैं कि थीटा का कैसे इंटरवल आप निकाल लेते हो, यही स्टोरी वहां यूज होती है कि थीटा मोर देन इक्वल टू ईच xi, है ना, तो वहां से मैक्सिमम ग्रेटर इक्वल टू मैक्सिमम हो जाता है, वो वाली चीज है। सो ये आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू k एंड x2 लेस देन इक्वल टू k, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आसान है, आपसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 मोर देन इक्वल टू 5, तो सिंपली करना क्या है, हाँ? So there is a theorem of geometric distribution, IID geometric. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, वो भी यूज कर सकते हैं। Of the geometric distribution is the sum of the. हाँ हाँ, वो एक थ्योरम आप सही कह रहे हो, वो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा अप्रोच जैसे बता रही है, वहां पे क्या है कि क्या था भाई, अगर x1 x2 xn be the geometric p, so what is the minimum of xi's, this distribution? minimum का first order statistics in geometric follows geometric with parameter, किसको याद है कि नहीं? अच्छा, ये बता रखा किसी ने, क्या होता है, क्या संजय बता रहा है, 1 माइनस क्यू की बार x प्लस 1, अच्छा वो तो वो बता रहे हो आप, CDF। अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर x1 x2 xn ज्योमेट्रिक है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्योमेट्रिक ही होगा, विथ व्हाट पैरामीटर? 1 यस, 1 माइनस 1 माइनस p की पावर n, ठीक है। तो वो यूज कर सकते हो। देखो ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल आर समवॉट रिलेटेड, है ना। जो डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक है और कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल, जैसे एक तो ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो हो गया, और यही रिलेशन दोनों में है मिनिमम वाले के साथ। तो जैसे अभी हमने बात किया कि लाइक अगर x1 x2 xn आर IID ज्योमेट्रिक p, तो हमने ये बताया कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है
that is also geometric with 1 minus 1 minus p की power n, and the same result hold for the exponential also कि x1 x2 xn they are IID exponential lambda। तो यहाँ exponential lambda का मतलब rate is lambda, mean is 1 by lambda। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर, बताइए n lambda, yes। so रेट अगर लैम्डा है, if rate is lambda तो रेट गेट्स एडेड, तो n lambda यहाँ पे, मतलब बोल रहा हूँ कि मिनिमम के लिए थ्योरम है, मैक्सिमम के लिए यहाँ को डायरेक्ट थ्योरम नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मैक्सिमम का कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बट दैट इज नॉट ज्योमेट्रिक की एक्सपोनेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं बनता है, इसलिए वो उसका कोई थ्योरम नहीं बनता है। सो है ना, ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल के ये दोनों थ्योरम है दैट यू कैन डायरेक्टली यूज। तो ये थ्योरम जो अभी हमने देखा ये भी यूज किया जा सकता है इजीली, ठीक। ओके बाकी सीडीएफ होता है ज्योमेट्री का, आई थिंक ये संजय जो बता रहे थे, क्या सीडीएफ बता रहे थे, अच्छा पैरामीटर बता रहा था, ओके हाँ तो ठीक है, अब तुम सॉल्व कर लेना, तो 1 माइनस करके भी कर सकते हो। आइए यहाँ पे, सो x1 x2 xn be the random sample from exponential 1 by theta, तो यहाँ मतलब रेट 1 by theta है तो मीन थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसा नोटेशन चेक करना हो तो यू गो ऑन फर्स्ट पेज और यू चेक द नोटेशन कि इसका क्या मतलब है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल थीटा क्या मतलब है, तो आप अगर फर्स्ट पेज पे जाओगे देखो एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट दे मीन बाय एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सो दे मीन एक्सपोनेंशियल लैम्डा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, सो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो वहाँ एक्सपोनेंशियल 1 बाई थीटा लिखा है, इसका मतलब है 1 बाई थीटा e की पावर x माइनस x बाई थीटा, ये चीज है। आइए, तो ये है कि एक्सपोनेंशियल 1 बाई थीटा मतलब मीन थीटा है, रेट 1 बाई थीटा है, तो लैम्डा की जगह 1 बाई थीटा। कौन सा 8 किया ना अभी, हाँ अच्छा हाँ देख लो ऊपर क्या आंसर है, तो ऑफिशियल आंसर की भी है, ड्राइव में भी है, वेबसाइट पे भी है, तो देख लो। ओके तो अभी देखिए, तो हमारे पास x बार दे रखा है, which of the following is not true, फिर से नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है x बार um ue है थीटा के लिए, तो इसका मीन कितना है, थीटा है ना, और तो ठीक है ना, इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है, x बार ही आता होगा, राइट, हाँ वही समेशन xi x बार सेम चीज है, क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर xi कंप्लीट सफिशिएंट है तो x बार भी कंप्लीट सफिशिएंट है, ठीक। तो वो अगर समझ कहीं भी कंप्लीट सफिशिएंट को पैरामीटर से मतलब नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, तो x बार जो है वो हमारे पास कंप्लीट सफिशिएंट है, और e ऑफ x बार थीटा ही आ जाएगा क्योंकि इसका मीन थीटा है, तो बाय लेमन-सेफी थ्योरम ए ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। लेमन-सेफी थ्योरम क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज अनबायस्ड इज UMBUE, तो ये आपका सिंपल UMBUE हो गया। समेशन x बार स्क्वायर इज द UMBUE ऑफ थीटा स्क्वायर, तो ये e ऑफ इसका x बार का स्क्वायर निकालोगे थीटा स्क्वायर आएगा ही नहीं, मतलब e ऑफ अगर x मतलब ये अनबायस्ड ही नहीं है तो UMBUE तो हो ही नहीं सकता, UMBUE होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है मतलब कंप्लीट सफिशिएंट, ठीक है, ये अनबायस्ड नहीं है, अगर अनबायस्ड होता तो करेक्ट आंसर होता। सी ये क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, लेकिन ये अनबायस्ड नहीं है ना, इसलिए बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट क्या है, एक मिनट चेक कर लो, फॉल्स है ना, ठीक है जी, ए स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ तो बी स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि अनबायस्ड नहीं आएगा। सी पे आते हैं, n अपॉन n प्लस 1 x बार स्क्वायर UMBUE थीटा स्क्वायर के लिए सेम चीज, इसका भी मीन निकालोगे तो ये अनबायस्ड होना चाहिए, असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड नहीं, हमें प्योर अनबायस्ड चाहिए यहाँ पे, तो प्योर अनबायस्ड का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ले और डायरेक्टली थीटा स्क्वायर आए, यहाँ पे कोई लिमिट में लगाने की जरूरत नहीं है ना, अनबायस्ड के डेफिनेशन में लिमिट आता ही नहीं है, वो असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड में आता है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक मुझे पूछा क्या है, नॉट ट्रू, It's not true. Which one of the following is not true? अच्छा एक मिनट सॉरी, तो इसका चेक करो जरा क्या आएगा, यहाँ मेरे समय ये ट्रू हो सकता है, मुझे मैं गेस किया है, व्हाट इज द मीन हियर एक्सपोनेंशियल 1 बाय थीटा का, नहीं UMBUE
तो कौन कौन सा फॉल्स है? सी ऑप्शन क्या है? अच्छा नॉट ट्रू पूछा ना, ओके ओके, एक मिनट, तो ये वाला ऑप्शन, हाँ सही मतलब ट्रू है। अच्छा मैं वही पूछ रहा था तुमसे कि मीन क्या आएगा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा ना, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये क्या आ रहा है। अच्छा दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, हाँ वो क्योंकि वरना पता नहीं चलेगा ना कि क्या है, क्योंकि वैसे मैं गेस, जैसे हमारे पास द पीडीएफ आई हैव इज एक्सपोनेंशियल 1 by थीटा है ना, तो 1 by थीटा e की पावर माइनस x by थीटा x मोर देन 0, सो लाइक e ऑफ, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x बार प्लस e ऑफ x बार का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे तो वेरिएंस ऑफ x बार आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, ओके। तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में सिग्मा स्क्वायर क्या आता है, थीटा स्क्वायर, ठीक। अच्छा और मीन आपका आ जाता है x बार का जस्ट, ठीक है, तो ये स्क्वायर, तो मतलब ये ओके हो गया है ना, ओके ओके, मतलब यही मैं चेक करना चाह रहा था, शुरू में श्योर नहीं था ये अनबायस्ड है कि नहीं है, तो ये अनबायस्ड है, ओके। तो कहने का मतलब ये है, तो हमने अभी क्या फाइंड किया, उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n अपॉन n प्लस 1 x बार का स्क्वायर, दिस मीन विल बी थीटा स्क्वायर, ओके। तो यही मैं पूछ रहा था कि प्योर अनबायस्ड होने चाहिए, प्योर अनबायस्ड मतलब, सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ओके है मतलब, हाँ मतलब ये मैं अभी श्योर नहीं था कि क्या इसका ये अनबायस्ड होगा, तो वही चीज, सेम चीजें हैं, एसिम्प्टोट है ना। तो जैसे बी ऑप्शन भी स्टेटमेंट ट्रू होता, बी स्टेटमेंट ट्रू होता अगर ये अनबायस्ड होता, लेकिन e ऑफ x बार स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन e ऑफ दिस क्वांटिटी इज थीटा स्क्वायर, तो सी स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके ओके फाइन है ना। तो स्टेटमेंट ए वाज ट्रू, स्टेटमेंट सी इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, एंड यही पूछा गया था एग्जाम में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, एग्जाम में सिंगल करेक्ट है, एक फॉल्स मिल गया, आगे बढ़ो, अपने भरोसा रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो बी स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो बाकी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो बी स्टेटमेंट फॉल्स है, हो गया फॉल्स, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी के लिए आप चेक कर सकते हो समझने के लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ अभी डी पे ही आए हैं, तो वेट तो करो, देखो e ऑफ एक्सपेक्टेशन xn गिवन x बार, सो xn जो है ना, xn देखो ध्यान से, ऑर्डर स्टेटस नहीं है, मतलब जस्ट एक nth रैंडम वेरिएबल, ये जो nth रैंडम वेरिएबल है, सो xn एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, यस और नो, यस। अरे कहाँ पहुंच गए तुम, मैं तुमसे जो पूछता हूँ उतना ही बताया करो, तुम कहाँ, मैं पूछ रहा हूँ xn अनबायस्ड है कि नहीं है, अभी तुम आगे पहुंच गए। xn अनबायस्ड है, यस, और x बार जो हमारे पास है वो कंप्लीट सफिशिएंट है, ठीक है, मतलब चलो अभी सिर्फ सफिशिएंट ले लो, सफिशिएंट की जरूरत है। तो e ऑफ ये डेल्टा है मेरा, जो नोटेशन मैं क्लास में यूज करता हूँ, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज t, तो e ऑफ डेल्टा गिवन t, सो दिस इज द मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, तो ठीक है, इसका वेरिएंस कम होगा, तो अभी जो बता रहे थे, ठीक है ना। तो राव ब्लैकबेल थ्योरम से स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राव ब्लैकबेल थ्योरम, ठीक है, कि e ऑफ डेल्टा गिवन t इज एफिशिएंट एस्टिमेटर देन डेल्टा, मतलब कोई भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर तुम्हारे पास है, तो e ऑफ डेल्टा गिवन t वेयर t इज सफिशिएंट इज मोर एफिशिएंट देन अलोन डेल्टा, तो किसी अनबायस्ड कंपैरिजन में वो तो ठीक है, इसका वेरिएंस कम आएगा, ये राव ब्लैकबेल थ्योरम का स्टेटमेंट है। इवन इसको सॉल्व करोगे तो x बार के इक्वल आएगा, अगर तुम इसको कोशिश करो फाइंड करने का, ये e ऑफ xn गिवन x बार क्या आएगा, तुम अगर ये अलग से फाइंड करो इसकी वैल्यू, तो ये x बार के इक्वल आएगी, ये चीज, दिस थिंग इज इक्वल टू x बार, तो ये जो न्यू एस्टिमेटर है वो x बार ही है एक्चुअली। चलो तो उसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन फॉल्स था, नॉट ट्रू पूछ रहा था। चलिए अब देखो, जैसे 22 का पेपर डिफिकल्ट था, इसमें क्या है, देख के इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना, कि लाइक x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है कि दोनों अननोन है, यहाँ म्यू सिग्मा दोनों अननोन है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ h0 लिखा है इसलिए नल बोल रहा है, सिंपल आपको चेक करना है कि कौन सा सिंपल हाइपोथेसिस है, बताओ।
सी नॉट डी, डी इज नॉट सिंपल क्योंकि यहाँ हिडन है सिग्मा स्क्वायर इज मोर देन 0, है ना. सो हेयर म्यू इज स्पेसिफाइड बट सिग्मा स्क्वायर इज नॉट स्पेसिफाइड. बट यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है तो आप सबने सी ही बताया, ठीक है ना. तो ऑप्शन सी इज ओके, ठीक है. डी क्या होगा, सिंपल नहीं है, दिस इज कंपोजिट हाइपोथेसिस. सी डी जो है ऑप्शन इज कंपोजिट. व्हाई? बिकॉज सिग्मा स्क्वायर कैन टेक एनी वैल्यू मोर देन 0, सो स्पेसिफाइड नहीं है. सो सिंपल कब था, व्हेन ऑल पैरामीटर आर स्पेसिफाइड टू अ सिंगल पॉइंट. सो म्यू इज स्पेसिफाइड टू 5 and sigma square is specified to 3. So this specifies the distribution uniquely. तो ये सी ऑप्शन ट्रू है. आपको कुछ करना ही नहीं था, जिसको डेफिनेशन पता है सिंपल का वो हो जाएगा, है ना. तो डेफिनेशन, सिंपल का डेफिनेशन पता हो, सिंपल का मीनिंग पता हो बस, तो डेफिनेशन मीन डेफिनेशन में क्वेश्चन है. आइए अब यहाँ से 1132 मार्क्स का है. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 और 6 बाई दिस. तो कर लो इसको, क्या समेशन में कन्वर्ट कर लो. x प्लस 1 बाई एन, एक्स प्लस के बाई एन और होल स्क्वायर. n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है जी. कर पाओगे? ये किस पे ब्रेक हो जाएगा, ये क्या इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ यहाँ पे सिंपल n वाला 1 हो जाएगा. हाँ तो इसको सिंपली एक मैं हिंट बता देता हूँ. ये तो चलो इसको तुम 1 बाई एन करके ये भी कर सकते हो. 1 बाई एन कर दो बाहर और इसको बाहर कर दो, है ना. n अपॉन n प्लस 2 की लिमिट 1 आ जाएगी. n अपॉन n प्लस 2 की लिमिट 1 आ जाएगी. तो यहाँ पे एक अप्रोच यूज होगा ये वाला कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन f ऑफ k बाई n k from 1 to n. This limit will be equal to integral fx dx 0 to 1, क्योंकि ये 1 to n है. या अगर 0 to n होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो 1 to n, 1 to 2n होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा. 1 to 3n होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है जी. बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, क्या फर्क पड़ता है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है. अब तुम समुद्र में एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसको, कोई बात नहीं, ठीक है ना. सो इट्स फाइन, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये यूज हो जाएगा यहाँ पे. तो इसको यूज कर लो, ठीक है. समेशन 1 प्लस 2 प्लस r बाई एन, आर या 2 प्लस के बाई एन. तो ये मतलब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा. बाहर 6 है, समहाउ तुम चेक करना, ना हो तो बताना. आइए, सो एफ एक्स वाई इज दिस टू वेरिएबल फंक्शन विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना. ये कौन सा ट्रू नहीं है. सो कॉन्टिन्यूअस है इसका. आई डोंट नो द आंसर, मुझे कोई आंसर पता नहीं. ऑफिशियल की में चेक कर लीजिए एक बार. तो ठीक है, चेक कर लोगे ना. कॉन्टिन्यूड का डेफिनेशन लगाओ कि लिमिट एट 0 0 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट 0 0. तो निकालो लिमिट एट 0 0 एंड देन फंक्शन वैल्यू एट 0 0. सो लिमिट 0 पे निकालोगे 1/0 इंफिनिटी पे जा रही है ना. तो हमें भी चेक करना. बाकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, फिर चेक करो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं. तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है. यू फाइंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव और देन चेक करो कॉन्टिन्यूटी. यू फाइंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, सिंपली डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में जो जरूरत है. देन कॉन्टिन्यूटी चेक करो. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बताइए आपको कि वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल. डिफरेंशिएबल के लिए वो फॉर्मूला था. ये एक और तरीका है ना, थ्योरम जो था. फॉर्मूला से हो जाता है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x 0 है, y वाला भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 0 आ रही है. तो f h कॉमा के बाय अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर करेंगे. हाँ, तो वो भी 0 आएगी. तो ओके डिफरेंशिएबल है, हो जाएगा. नॉट ट्रू बोला है तो वो ठीक. ठीक है ना. तो यह एक और थ्योरम भी होता है कि ऑल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो मतलब अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूअस भी है उस पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा. तो जैसे ठीक है ना, तो पूछा है कि ट्रू कौन सा नहीं है. तो
कौन सा ट्रू नहीं है इसमें? डी वाला, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। तो इवन नहीं होगा, हाँ x का डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं होगा ना। x का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंटीन्यूअस नहीं है, आप ये कह रहे हो? यस सर। तो वो फाइंड करना पड़ेगा। सो मतलब थ्योरम वन वे है। अच्छा यहां लिखा है नॉट कॉन्टिन्यूअस, ओके ओके, इसने वर्ड यूज किया नॉट कॉन्टिन्यूअस। हाँ सर, तो आप लगाया था ना थ्योरम मतलब इफ देन है, तो पहला वाला सेटिस्फाई नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरा। हाँ वो वही वन वे है, मतलब वो टू वे नहीं है कि दोनों तरफ। मतलब हमने ये कहा है, एक तो तरीका है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, तो ये डेफिनेशन ही है कि लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 fxy शुड बी इक्वल टू f0 0। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव में भी यही अप्लाई होगा कि जैसे आप बोलते हो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज यहाँ लगानी है आपको कि xy टेंड्स टू 0 0 fx एट 0 0 इज इक्वल टू fx एट 0 0। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे xy, ठीक है ना, xy fx xy, तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके, और फिर मैं यही चीज fy के लिए हो जाएगा सेम थिंग। ओके, तो इसी को अगर लिखूं मैं इस ऑप्शन में क्या क्या यूज करोगे आप, सो सेम थिंग यू हैव टू यूज फॉर द fy। और सो अगर यहाँ fy के लिए काम कर रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ fy कर दो, ठीक है, तो यहाँ भी fy कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा। आगे जो हम बोलना चाह रहे हैं कि एक थ्योरम है कि इफ fx एंड fy आर, पहली बात एग्जिस्ट एट 0 0, एग्जिस्ट भी करती है, एंड कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, देन f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, ठीक है ना। तो ये इफ वाली कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो देन के बारे में वो कंक्लूड कर पाएगा। अगर इफ कंडीशन होल्ड नहीं करती है देन के बारे में कुछ नहीं कहेगा, थ्योरम फेल्स, रिजल्ट फेल्स, है ना। अगर मान लो इसमें से fx fy कोई एक कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देन इट मे नॉट कंक्लूड दिस, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वन वे थ्योरम है ना। तो अगर ट्रू है तब गारंटी देगा, अगर ट्रू नहीं है इफ वाला तो देन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, दूसरा रिजल्ट जो यहाँ पे यूज करना है आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वो ये यूज करना है कि fx, y is differentiable at 0 0 if and only if limit h, k tends to 0 0 mod f of h, k minus f of 0 0 minus fx 0 0 minus k fy 0 0 upon रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन ये इफ एंड ओनली इफ है, तो डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, चलिए तो ये इस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे बता रहे हैं वो कि ये यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव जो एफ का वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा, थ्योरम फेल हो जाएगा, मतलब ये है। ओके, सो आप चेक करो एक एक करके। तो ये वाला ठीक है ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखा नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है, ये स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है। आइए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि f जो है 1 to से r में एक फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस, सो 1 to t x square e की पावर x square minus 1 dx, ठीक है ना। देन द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ f ओवर दिस। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, कोई बताओ। है ना, या
ठीक, इनमें से कोई भी लगा लो। सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, जब x t के टर्म में दिया हो, y भी t के टर्म में दिया हो, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। तो आर्क लेंथ ऑफ f, और इंटरवल क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 दे रखा है ना, तो ए बी की वैल्यू 1 2, ये फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। सो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पे सिंपल आपको एफ टी दे रखा है, तो आपको पहले एफ डैश टी निकालना है, या टी मतलब ये फंक्शन है जस्ट, तो पहले आप एफ डैश टी निकाल लो यहाँ से, तो एफ एक्स आ जाएगा, टी को हटा के एक्स रख लेना बाद में, तो आपका एफ एक्स आ जाएगा यहाँ से। सो एफ डैश एक्स निकाल लो और फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये यूज कर लेना, यही चीज है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यू कैन राइट ए टू बी रूट अंडर 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, सिंपल है, आ जाएगा आंसर। चलिए, ये बोल रहा है कि f एक फंक्शन है 0 2 पे, fx दे रखा है, ग्रेटेस्ट देन फंक्शन है, देन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको डिफरेंशिएट करना है x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू x स्क्वायर से x प्लस 2 है, तो बाद में 1 रखेंगे। पहले यहाँ आपका t क्या है, 0 से 2 में है ना, तो उसके हिसाब से पहले ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर वैसे क्वेश्चन गलत है। हाँ ये गलत है, मार्क्स 2 है। अच्छा, मार्क्स 12 दे रखा है, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि मतलब उस पर डिपेंड करेगा नहीं, तो हमें, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं t पे, ओके, मतलब ये फंक्शन एटलीस्ट बात कर रहा हूँ मैं, तो x हमारा 0 से 2 में है, तो आपको देखना पड़ेगा x स्क्वायर और x प्लस 2 का रेंज क्या है, फिर उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्या आता है। तो सिंपल हमें तो पता ही है हाउ टू फाइंड, तो पहले आप डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो इसका, और उसके बाद तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको फिर रेंज देखना पड़ेगा क्या है, हाँ? क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू सी द रेंज। जैसे अगर t की वैल्यू 0 से 1 में है तो उसको 0 रख दो, फिर t की वैल्यू 1 से 2 में है, सॉरी हाँ 0 से 1 में है, 0 पॉइंट समथिंग 0 रख दो, ठीक है। 1 से 2 में है तो 1 रख दो, अगर t की वैल्यू 1 से 2 में है तो बॉक्स t जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t दैट विल टेक वैल्यू 1 एंड सो ऑन। तो ट्राई करके देखना, इजी है। अब हाँ, सो यू ट्राई इन योर ओन वे, अपने तरीके। क्या है, आप कर दीजिए सर, हाँ तुम ट्राई करके आओ, अगले क्लास में मैं करूंगा। ट्राई किया है। हाँ, तो अभी बाकी लोग भी तो है तुम्हारे वाला क्लास में, तो अभी आराम से सारे क्वेश्चन पूरा। किसी ने मैसेज में लिखा है, क्या लिखा है, हाँ 24 वाले को सॉल्व कर दो प्लीज, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई, तो एक बार और ट्राई करो, अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं हो रहा है। आज पूरे क्वेश्चन भी तो देखने हैं, वरना मेरा भी यही हाल हुआ, 3 घंटे हो जाएगा, मैं 30 तक ही पहुंचूंगा, जैसे एग्जाम में कुछ बच्चों के साथ होता है ना। तो तुम्हारा अगर प्रोग्रेस ठीक नहीं रहा 3 घंटे में तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, फंक्शन का डोमेन है वो आपका 0 से 2 में है, ठीक। और यहाँ से तुम्हें क्या करना है, ये फंक्शन ऑफ दिस इज समथिंग लाइक मान लो hx2gx, यहाँ कुछ नया नाम दे दो, p ऑफ x, t dt। तो लेबनिज रूल का फॉर्मूला पहले बताओ कोई। सो डेरिवेटिव ऑफ, मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, x के रेस्पेक्ट में। सो d अपॉन dx hx2gx। और देखो जिन लोगों ने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया पहले ट्राई करो, अगली क्लास से ट्राई करके आना, जो भी डिस्कशन हो, ठीक है, उसका जो भी डिस्कशन है उसको ट्राई करके आओ। सो hx2gx, तो कल तुम लोग टेस्ट 1 2 3 जो पोर्टल में पढ़ा है उसको कंप्लीट करना और डाउट एक जगह कलेक्ट कर लेना, फिर कल वो डिस्कस करेंगे। सो hx2gx p ऑफ x, t dt, ये है ना, बताओ जी इसका फॉर्मूला। पहले वो पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ, ऊपर वाला रखेंगे फिर नीचे वाला। डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि 2 वेरिएबल का है, इसमें 2 फॉर्मूला है ना, एक तो है कि सिर्फ t का फंक्शन होता तो ये टर्म 0 हो जाता, लेकिन ये x का है तो यहाँ पे p ऑफ x, t और यहाँ पे dt रहेगा,
फिर सेम hx2 gx आगे प्लस, अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे t के प्लेस पे अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा, सीधा डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, सो p x t के जगह पे gx, अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव g डैश x माइनस p x hx और h डैश x, करो अप्लाई इसको। देखो तो पहले तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर कंटिन्यू करूं जो f डैश x है, अभी ध्यान दो, तो मुझे क्या करना है, जस्ट वी हैव टू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर से x प्लस 2 और इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो बॉक्स t एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, ठीक है, तो ये लाइक e की पावर 2x टाइप का हो गया, तो यहाँ होगा बॉक्स t इधर e की पावर x बॉक्स ऑफ t या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t है ना, e की पावर kx का डेरिवेटिव k इंटू e की पावर kx, और यहाँ हो गया dt प्लस, अब इस फंक्शन में आप रखो तो e की पावर x बॉक्स में x प्लस 2 और x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 माइनस e ऑफ x बॉक्स में x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्या नया है, तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है अब इसको सिंप्लीफाई करो, अपने पे भरोसा रख के सॉल्व करो, हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया ना, नहीं, यहाँ CDF UDF नहीं है ये जस्ट एक फंक्शन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, कहाँ लिखा CDF है, जब तक हाँ वो अज्यूम नहीं करना है आपको, अपना नोटेशन अज्यूम नहीं करना है, बुक का नोटेशन मतलब पेपर का नोटेशन ध्यान रखना है, तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, जब तक लिखा ना हो हम अज्यूम नहीं करेंगे, ये जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, तो दिस इज नॉट CDF, तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने भी डिफरेंशिएट किया, अब चैलेंज है इसको इंटीग्रेट करने का, ये तो पुट कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या है कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना t के रेस्पेक्ट में, तो क्या डिसाइड होगा, अब ये x स्क्वायर तुम्हारा x प्लस 2 है, अच्छा t की लिमिट है x स्क्वायर से दिस, तो पहले यहाँ पे तुम्हें हमें t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, हाँ t ही यहाँ गायब हो जाएगा, ठीक है, तो चलो पहले x को 1 डाल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो x को आप 1 रख दो क्योंकि 1 रखने को बोला है, तो 1 से 3 x को 1 रख देते हैं, तो 1 से 3 बॉक्स ऑफ t e की पावर बॉक्स ऑफ t dt प्लस x को 1, तो 1 3 का बॉक्स 3 आ जाएगा, तो e की पावर 3 रहेगा, है ना, और माइनस e की पावर बॉक्स x को, सो 1 रखेंगे तो 1 का बॉक्स 1 रहेगा, है ना, तो 1 ये आ गया। अब ये मेन चैलेंज है, चलिए हाँ, तो सिंपली आपको देखना है कि बॉक्स एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना कि इसकी जो वैल्यू है ये 1 से 3 है, तो 1 से 2, 2 से 3 कर देते हैं, ठीक है तो 1 से 2 और 2 से 3 कर देते हैं, तो 1 से 2 कर देंगे, तो 1 से 2 के बीच वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 e की पावर 1, तो e dt हो जाएगा, और 2 से 3 में इसकी वैल्यू 2 रहेगी, तो 2 e की पावर 2 dt हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको तुम्हें पहले हटाना पड़ेगा, जैसे मॉड रहता है तो इंटीग्रेशन से पहले मॉड हटाना पड़ता है, बॉक्स है तो पहले बॉक्स हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पीस वाइज फंक्शन है, हालांकि ये बोला ना, या इनफैक्ट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, मतलब ठीक है कॉन्टिन्यूअस, तो ठीक है ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है इनफैक्ट ये, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हटाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है। सो अभी क्या करें, इंटीग्रेट कर दो अब, सो e की पावर क्यूब माइनस e, तो यहाँ से क्या आएगा, अच्छा एक मिनट, ओ अच्छा वहाँ मिस कर दिया मैंने, हाँ ये साथ में 2x भी तो था, इसको मैं गायब कर दिया, तो ये 2 आ जाएगा, है ना, x को 1 रखा था हमने, ठीक है मैंने ये मिस कर दिया,
2e, ठीक है। अब इसको कर लीजिए इंटीग्रेट, तो e बाहर आ जाएगा, t का वो dt मतलब t, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 2e स्क्वायर बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t, 3 - 2 1 प्लस e क्यूब माइनस 2e। तो फाइनली ये आ गया e क्यूब, से कैलकुलेशन चेक कर लो, तो e क्यूब हो गया प्लस 2e ठीक है ना, माइनस e प्लस 2e स्क्वायर और माइनस e। सो हमारे हिसाब से ये आंसर आया। अब तुम सोच रहे हो मार्क्स टू ऑल क्यों हुआ, है ना, तो मार्क्स टू ऑल क्यों हुआ होगा, तो कोई हम में से रहे होंगे जिन्होंने चैलेंज किया होगा। जैसे क्या होता है जब आंसर की आते हैं और तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो तुम चैलेंज कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। वो वेबसाइट पे ऑप्शन आता है, 1000 रुपये शायद पे करना पड़ता है, तो उसके फिर तुम्हें अपना मौका मिलता है, तुम्हें अपना पॉइंट बताने का कि व्हाट डू यू थिंक, जिन्होंने आंसर की बनाए, मतलब कोई प्रोफेसर ही होंगे। जैसे मान लो अभी इस बार IIT, इस बार कौन करवा रहा है भूल गया, मद्रास, मद्रास ना, जैसे मान लो मद्रास के जिस प्रोफेसर ने बनाए होंगे एक आंसर की, तो उनके साथ तुम्हारा वो होगा। और अगर तुम कन्विंस कर पाते हो कि यस यू आर, मतलब तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, तो फिर वो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो वैसा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले अगर किसी ने वो कर दिया, मतलब है ना, कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ 2 तरीके से अलग अलग आंसर आ रहा होगा, या ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमने इग्नोर करी है ना, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखते ना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं उस दिन ट्यूटोरियल क्लास ले रहा था IIT में, तो ये क्वेश्चन था dx, अब ये इसका आंसर बताना है, तो ये क्या होगा, क्या आएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी है ये। ऑड फंक्शन है सर, तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या, देखो दोनों तरफ इन्फिनिटी है, तो पहले तुम्हें तो एक इन्फिनिटी बनाना होता है, तो ये करोगे तुम, मतलब ये जो तुम्हारा जैम MA का सिलेबस, तुम्हारा जैम में जो मैथ्स पोर्शन है वो अभी, क्योंकि हम लोग ट्यूटोरियल क्लास लेते हैं यहाँ पे, तो वो पूरा सिलेबस बीटेक वालों को फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ना होता है, मतलब किसी भी IIT में एडवांस कैलकुलस के नाम से पूरा मैथ, उससे एक्स्ट्रा भी है बहुत सारी चीजें। तो ये है, इसको अभी तो बच्चा कह रहा था सर इसका आंसर तो क्या होगा, जैसे तुम लोग बता रहे ना ऑड फंक्शन है, तो आंसर क्या होना चाहिए। अब ये तुम सॉल्व करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगी, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड है। सो यहाँ क्या होगा, ये जैसे तुम्हें लग रहा होगा ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो अब ये थोड़ी बोल सकते हो तुम 0 है, ठीक है ना। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर क्यों है, वो इन्फिनिटी यहाँ पे, इन्फिनिटी यहाँ पे है, कोई भी लिमिट इन्फिनिटी हो या फंक्शन उस इंटरवल पे इन्फिनिटी हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो ऐसे ही होता है, कहने मतलब ये कि हम लोग ध्यान नहीं देते, हमें लगता है अच्छा ये ऑड फंक्शन है, -8a में है तो 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसी कई सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे होगा, बट एनीवे हमने सही मान के कर दिया, सॉल्व किया, आ गया, बट कुछ प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा क्या है। चलो, तो है ना, ड्यू टू दिस यहाँ प्रॉब्लम होगा, डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लो t 0 हो जाता, अगर मान लो t 0 भी तो पॉसिबल है, तो उस केस में अगर वैसा होगा कि x 0 से 2 है ना, तो मान लो x तुम्हारा 0 अगर है फॉर एग्जांपल, तो ये तो 0 से 2 हो जाएगी, और जब t 0 है अगर, तो उस केस में e की पावर ये क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा फंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो टर्म तुम्हारा आया था यहाँ पे, तो ये कंट्रीब्यूट, ये कुछ टर्म दिया ना आंसर इसने, ये टर्म मिलके ये 2 टर्म बनाया ना, ये ऐसा। लेकिन सोचो 0 पे क्या होगा इसका, अगर x 0 हो जाता है तो क्या होगा इसका, इसमें x मतलब ये लिमिट बोल रहा हूँ एट 0 में अगर बात करूं तो क्या होगी, मतलब ये फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना, वो है। एनीवे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एनीवे हटाओ इसको, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको पूछ रहा है कि चल हो गया, चलो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम के पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, ए भी रियल कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखो इसके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगी, हाँ
मतलब सिंपल, आप रैंक ए और पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लो, ए ऑगमेंटेड बी लिख लो, फिर रैंक निकालो। तो ए का रैंक और ऑगमेंटेड बी का रैंक दोनों इनफाइनाइट है ना, तो इक्वल होगा, लेकिन वो लेस देन 3 होगा, है ना, कि ए और ऑगमेंटेड बी दोनों का रैंक सेम आएगा जो कि लेस देन 3 होगा। तो उसके हिसाब से कर दो, ट्राई करके देखो, नहीं तो बताना नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो आ जाएगा, तो सिंपली आपको दिख जाएगा क्या होना चाहिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट 0 है, वो भी करके आप चेक कर सकते हो ऐसे तो उससे एक रिलेशन ए पे आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 कर दोगे तो ए की कुछ उस तरह से आ जाएगी, कुछ नहीं तो वैसे भी रैंक से आ जाएगा। ट्राई करके देखना, रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी बोथ आर इक्वल एंड लेस देन 3, तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, बोल रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 100। तो अब निकालेंगे थोड़ी ए की पावर 100, हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू से सारे एलिमेंट का सम कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आइगन? सर इसमें मैनुअली कर दो, 4 क्या क्या फिर से? We can make eigenvalues of lambda 1 to lambda 3, हाँ and then with the power 100. ठीक है, मतलब मान लो चलो ए के पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो ए की पावर 100 की आइगन वैल्यू को लैम्डा 1 की पावर 100, लैम्डा 2 की पावर 100, लैम्डा 3 की पावर 100, फिर Then we will sum it up. तो उससे क्या मिलेगा? सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल? ट्रेस ना, बट यहाँ पूछा क्या है? Elements, all elements. हाँ वही पूरा क्वेश्चन, पैटर्न लिखेंगे ना, पैटर्न। यस है ना। Pattern. तो यहाँ सिंपली क्या करो, सिंपल है, आप ए स्क्वायर निकालो, ए क्यू निकालो, ए 4 निकालो, थोड़ा सा एफर्ट करो, फिर आपको दिखने लगेगा कि आगे हो क्या रहा है, फिर पैटर्न के थ्रू आप इजीली बता दोगे कि वो एलिमेंट्स कैसा है, वो पैटर्न मिल जाएगा। फिर उसके पैटर्न 4 एलिमेंट निकालो, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए 4, आपको पैटर्न दिख जाएगा, उस पैटर्न के हिसाब से ए की पावर 100 लिख लो और फिर सम देख लो, हर एलिमेंट का सम, ऑल एलिमेंट का सम पूछा है, तो आइगन वैल्यू यहाँ हेल्प नहीं करेगा आपको। चलिए, तो अब ये कह रहा है कि सपोज दैट द 4 पर्सन एंटर अ लिफ्ट। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में एक बार पढ़ो, आपको लगे इजीली कर पाओगे तो करो, नहीं तो अभी इसको बाय बाय बोल के आगे बढ़ो, ठीक है, इस तरह से। सो सपोज दैट 4 पर्सन्स एंटर अ लिफ्ट ऑन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। तो ग्राउंड फ्लोर है, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर 4 लोग चढ़ते हैं। देयर आर 7 फ्लोर्स एबव द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 7 फ्लोर है, ठीक। और ईच पर्सन इंडिपेंडेंटली चूजेस हर एक्सिट फ्लोर एज वन ऑफ द 7 फ्लोर्स इफ ईच ऑफ देम चूजेस द टॉप फ्लोर विथ प्रोबेबिलिटी 1/3। तो टॉप फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बाकी जो 6 फ्लोर है अभी उसका टोटल मिला के 2/3 होगा। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो लाइक टॉप फ्लोर का 1/3 है, तो बाकी जो 6 है उसका मिला के टोटल 2/3 है, तो ईच का हो गया 2/3/6, मतलब 2/18, तो 2/18 मतलब 1/9, ठीक है, तो ईच का 1/9। अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ऑफ देम एक्सिट एट द सेम फ्लोर। अब 4 लोग जो चढ़े हैं उनमें से कोई भी 2 सेम फ्लोर पे नहीं उतरे, मतलब ऑल 4 चूजेस डिफरेंट फ्लोर्स। तो मुझे यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल 4 चूजेस डिफरेंट फ्लोर्स। यही चीजें देख लो कि कोई एक ने टॉप फ्लोर चूज किया, एक केस ये होगा, दूसरा केस होगा किसी ने भी टॉप फ्लोर चूज नहीं किया। तो 2 केस में करना है इस क्वेश्चन को कि इफ वन ऑफ देम चूजेस टॉप फ्लोर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और नॉन ऑफ देम चूजेस टॉप फ्लोर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब उसके हिसाब से सोचो, तो थोड़ा सा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सो ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो, है ना। तो ट्राई करो, तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, फिर ट्राई सॉल्व करते हैं, है ना। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। तो ईयर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 2012 से 2021, ठीक है। तो 10 ईयर्स है, 12, 13, 14, 15 to 21 तक। फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम। अब एक ईयर पहले चूज करो, फिर उसका एक मंथ चूज करो,
एंड देन फ्रॉम अ चूजन मंथ अ डे इज चूजन। पहले ईयर चूज करो 10 में से एक 1/10, फिर उन ईयर में से एक मंथ चूज करो 1/12। अब उस मंथ में से एक दिन चूज करो। अब ये दिन चूज करना डिपेंड करता है कितने दिन है उस मंथ में, है ना। अगर 28 डेज है तो 1 डे चूज करना, 1/28 प्रोबेबिलिटी होगी। 29 डेज है तो 1/29 प्रोबेबिलिटी होगी 1 डे की। 30 डेज है तो 1/30 डे होगी प्रोबेबिलिटी डे चूज करने की। 31 डे है तो एक दिन चूज करने का 1/31 होगी, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि गिवन दैट द चूजन डे इज 29 ऑफ अ मंथ। अब ये गिवन प्रोबेबिलिटी है, ए जो मैं लेता था बेस थ्योरम में, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, तो ए गिवन है तो ए इज द 29 ऑफ द मंथ। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो चूजन मंथ था वो फरवरी था। तो ठीक है, E1 ले लो फरवरी, अब E2 ले लो, मतलब उसको ब्रेक कर दो 12 पार्टीशन में, कोई दिक्कत नहीं, 12 में भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे करके लाइक 30 डेज वाला, 31 डेज वाला अलग, 30 डेज वाला एक, 31 डेज वाला एक, और बाकी फरवरी को अलग कर दो। इस तरह से भी कर सकते हो, 3 पार्ट में भी कर सकते हो। तो वैसा है, आपकी मर्जी है ना। मतलब 3 पार्टीशन बना सकते हो, फरवरी, फिर E2 हो जाएगा मंथ विद 30 डेज, E3 हो जाएगा मंथ विद 31 डेज। एक तो ये केस है, नहीं तो E1 जनवरी, E2 फरवरी, E3 एंड E12 12 पार्टीशन बना लो, फिर भी हो जाएगा। तो वैसे करके ट्राई करना। सो आराम से ट्राई करो, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं। सर हाँ, इसमें ऐसे जैसे नहीं कर सकते कि इसमें 3 जैसे 2012 है और 2021 है, 2012 में लीप होगा 12 16 20, 12 16 20 ना। हाँ तो 12 वाले में 366 डेज होंगे और सेकंड पार्टीशन में 365 डेज होंगे। तो उसमें से किसी मंथ में फरवरी में 29th डे वाला चूज करने का हो जाएगा 1/29, 29/366 इनटू 1/12 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे आएगा करके देखो, आंसर आ रहा है। नहीं आया एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि उसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें है ना, क्योंकि ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है काउंटिंग की वजह से, कि तुम्हारा लॉजिक चेंज हो जाएगा, वो गलत हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम है। तो कई बार ये होता है कि जिसने क्वेश्चन बनाए हैं वो किस फ्रेम पे बनाए हैं, वो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या जानना चाह रहा है ना, ये चीज है। तो आंसर इसी तरीके से आएगा, बेस थ्योरम का है कि गिवन ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ गिवन ए, तो बेस थ्योरम लगाने हैं, तो उससे ही ट्राई करो बेस थ्योरम से, क्योंकि वैसे तुम ट्राई अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट रेयरली आंसर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत है ना ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वैसा है। ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो सपोज दैट अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड repeatedly and independently. Let x denote the number of tosses required to obtain for the first time a tail. अच्छा, x is the number of tosses required, the number of trial required to get the first success. क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अच्छा, मतलब ज्योमेट्रिक उसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ सही है। तो ज्योमेट्रिक उसी को बोलते हैं। जैसे बाइनोमियल में n 1 रहता है ना, तो बर्नौली हो जाता है, तो वैसे नेगेटिव बाइनोमियल में आप अगर r को 1 रखेंगे तो वो आपका ज्योमेट्रिक हो गया, तो ज्योमेट्रिक आ जाएगा। तो x इज ज्योमेट्रिक जो नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला है तो PMF आएगा इसका q की पावर x - 1 इंटू p वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से मीन आएगा, जो पूछ रहा है ना, तो मीन कितना आएगा उस केस में, कितना आता है? q की पावर x - 1 इंटू p। इस वाले केस में क्या, नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस का मीन कितना आता है? 1/p। तो उस तरह से है ना, और नंबर ऑफ फेलियर वाले का आ जाएगा q/p। 2 p है ना, 2 PMF है ज्योमेट्रिक में, नेगेटिव बाइनोमियल में 2 PMF है, डिपेंड्स ऑन कि यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायल और यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स, उसके हिसाब से। चलिए, तो ट्राई करना इजी है, ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक पे इजीली आ जाएगा। PMF लिख लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो x लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन मोर देन 4 ना, लेस देन इक्वल टू 4 कर लो, हाँ, तो उससे आ जाएगा। सर प्रेसिडेंट का हेड है हाँ, एक्स्ट्रा भी आपके इमीडिएटली। अच्छा, आगे पढ़ाई नहीं मैंने, ओ एक मिनट, हाँ मतलब पढ़ाई नहीं मैं तो उसके लिए फिर PMF निकालना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, माय बैड। सो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सो x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट, अच्छा मैं यही तक पढ़ के छोड़ दिया। सो x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम टेल
दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ हेड। ओके, तो अब ये क्वेश्चन को घुमा दिया, तो घुमा दिया जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका पीएमएफ हमें निकालना पड़ेगा, तो वो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट टेल दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय हेड, मतलब हेड के बाद टेल, यही कहना चाह रहा है ना। टेल के बाद मतलब पहले टेल आएगा उसके बाद हेड। अच्छा, प्रीसीडेड बाय हेड, अच्छा प्रीसीडेड बाय हेड। ओके, मतलब टेल फिर हेड है ना, दैट इज प्रीसीडेड बाय हेड। तो हेड पहले आया, टेल बाद में आया, ये कहना चाह रहा ना। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बाकी लोग बताओ जिनकी इंग्लिश अच्छी है, इसका जरा क्लियर करो, कहना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट टेल दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ हेड। सर वैसे पड़ेगा नहीं, फिर भी देख लो, बताओ। सर वैसे देखा है तो अगर वो उससे पहले हेड आएगा तभी तो मतलब सक्सेस होगा ना, तभी माना जाएगा, वरना हाँ, फर्स्ट दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय है हेड। कि नहीं। अगर सर टेल आ ही जाएगा तो फिर क्या ही रहेगा उसमें। जैसे बोलता फॉलोड बाय हेड, अच्छा मैं देख लेता हूँ, देखो अगर लिखा होता फॉलोड बाय हेड, इसका क्या मतलब होता? हेड बाद में आया। अगर इस प्रीसीडेड की जगह पे फॉलोड लिखा होता तो फॉलोड का मतलब बाद में हेड आया, प्रीसीडेड तो पहले, हेड टेल की बात कर रहा है, ठीक है, हेड टेल की। सो हेड टेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि टेल आएगा, फर्स्ट टॉस में टेल आएगा, फिर हेड और टेल, टू टॉसेस आर नीडेड, हेड टेल एंड दिस कंटिन्यूज। ओके, तो नंबर ऑफ, अरे भाई ट्रांसफार्मर गया, 1 मिनट, कहाँ गया फोन मेरा?